सर कम उम्र में ही बच्चे फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं। इवन स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कंज्यूम करती है बिना सोचे। लड़कियां कॉन्डोम खरीद रही हैं मेडिकल स्टोर्स पे जाके। सोशल मीडिया, वेब सीरीज, इंटरनेट बच्चों को समय से पहले सेक्स की तरफ, गलत चीजों की तरफ धकेल रहा है। मैं तो चलूंगी, आदमी अपनी नजरें उधर कर ले। सर मेल्स अपनी सेक्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। शराबी लोग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सेक्स के दौरान कम होती है। सर आज सोसाइटी में रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं। आरोपी से बात की तो उससे पता लगा कि वो कहता है कि जी मैंने ये क्राइम इसलिए किया क्योंकि मैं पॉर्न वीडियोस बहुत देखता था, सेक्स वीडियोस बहुत देखता था। मेडिकल का बच्चा आज सड़क पे उतर के गालियां दे रहा है। आईवीएफ सेंटर से इतने ज्यादा क्यों हमारे देश में बढ़ रहे हैं? पहले तो इतने नहीं थे। आज लड़कियां स्मोकिंग करने लगी। राइट। तो सहेली अगर आपके पास बैठकर सिगरेट पी रही है, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सर आज की हमारी जनरेशन को प्लीज लव के बारे में भी बताइए, क्योंकि लव के नाम पर वो लोग सिर्फ सेक्स को ही सब कुछ समझते हैं। रिलेशनशिप के सिर्फ 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 अट्रैक्शन एंड नंबर 3 अटैचमेंट। पोर्नोग्राफी, साइबर ब्लैकमेल, ऑनलाइन हैरेसमेंट और प्राइवेट फोटोज लीक जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रही है। लड़कियां अपनी प्राइवेट चीजें दिखा रही हैं, बॉडी पार्ट्स दिखा रही हैं, कर रही हैं वीडियो कॉल के ऊपर। ये भी मैसेज दिया कि इनफर्टिलिटी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों जिम्मेदार। शादी करने से पहले कुंडली मिलाने की जगह आपको मेडिकल रिपोर्ट्स मिलानी चाहिए। क्या स्कूल और कॉलेज शिक्षा के मंदिर है या कमाई के सेंटर बन चुके हैं? आज प्राइवेट स्कूल आपके बच्चे को बिगाड़ने में लगा हुआ है। हमेशा उस व्यक्ति ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठा दी जिसका काम नहीं बना। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जेनजी की, कहीं आपका फायदा तो नहीं कोई नेता उठा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट मनीषा। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट हर उस यंगस्टर के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सही उम्र में सही फैसला लें। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बट सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली जानकारी जरूरी नहीं कि सही हो और पूरी हो। इसी आधी अधूरी जानकारी को लेकर एंड अपने फ्रेंड्स के इमोशनल प्रेशर में आकर यंगस्टर्स कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए एंड इवन उनकी लाइफ को भी खतरे में डाल देते हैं। आज इन्हीं सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर खुलकर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है कैथल के एक फेमस विशेषज्ञ डॉक्टर विनय गुप्ता जी को। डॉक्टर विनय गुप्ता इज अ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैथल, हरियाणा। उन्होंने एम्स नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर से ट्रेनिंग कंप्लीट की है और इसके साथ ही 50 से भी अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। और विनय गुप्ता जी पिछले 12 वर्षों से ड्रग से जो एडिक्टेड है एंड मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन एंड सेक्स एडिक्शन और इसके साथ ही जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे देश के बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 2000 से भी अधिक मोटिवेशनल स्पीच भी दे चुके हैं। सो आज के एपिसोड में हम बिना किसी हेजिटेशन के इन सेंसिटिव टॉपिक्स पर विनय गुप्ता जी के साथ खुलकर बात करेंगे ताकि सही जानकारी सभी यंगस्टर्स तक, पेरेंट्स तक एंड टीचर्स तक जा सके। तो अगर आप भी अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिए। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। ओके, सो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पेशे से डॉक्टर हैं बट मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमने आपको वायरल होते हुए देखा है। ये कैसे एकदम से स्विच हो गए आप? एक्चुअली क्या है कि मेरी जो पोस्ट है वो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैथल, हरियाणा में। तो पिछले 12 साल में मुझे अलग अलग स्टेजेस पर भेजा गया गवर्नमेंट की तरफ से। पहले मैं मेंटल हेल्थ के लेक्चर्स देता था, पर जैसे जैसे टाइम सिनेरियो चेंज होता रहा तो ड्रग एडिक्शन के केसेस सामने आने लगे। और ड्रग एडिक्शन के बाद जो सबसे बड़ी जो समस्या आजकल जो युवाओं में देखने को मिल रही है वो मोबाइल एडिक्शन की है। आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का जो एडिक्शन बच्चों के अंदर हो गया है उसके ऊपर लोग चिंतित होने लगे कि बच्चा तो उसका एडिक्ट हो गया। जो ड्रग्स का एडिक्ट नहीं है वो मोबाइल का एडिक्ट हो गया, जो मोबाइल का और ड्रग का एडिक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप का एडिक्ट हो गया, वो सेक्स का एडिक्ट हो गया। इसीलिए जो स्विच ओवर ऑफ टॉपिक्स है वो ड्रग एडिक्शन के साथ साथ मोबाइल एडिक्शन और रिलेशनशिप एडिक्शंस पर आकर यहाँ पर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराने लगे स्कूल, कॉलेजेस। वहां से इन्विटेशंस आने लगे और इन्विटेशंस में जब रिकॉर्डेड हम वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगे तब पेरेंट्स ने, स्कूल ने, टीचर ने, स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने और जनरल पब्लिक ने उसको काफी अप्रिशिएट किया। और वहां से मुझे लगा कि ये अवेयरनेस
दुनिया के हर कोने में, हर देश में, हर शहर में पहुंचनी जरूरी है जी। तो ये मेरा सफर था एक छोटा सा, मेरी डॉक्टरी से लेकर और मेरे उसे मोटिवेशन तो नहीं कहेंगे, इट कैन बी एन अवेयरनेस, बिकॉज़ मोटिवेशन इज समथिंग डिफरेंट वेयर वी डू नॉट यूज लॉजिक, where we do not use the biological reasoning or logical reasoning, beyond that we just use spirituality and something else, but जो एक डॉक्टरी वाली भाषा में बायोलॉजी से उसको जोड़ना, लॉजिक देना, वहां से ये सफर ही हमारा शुरू हुआ। तो ऐसे शुरुआत हुई आपकी। अच्छा सर, तो अब आज के पॉडकास्ट के क्वेश्चन का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। सो डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आजकल 18 साल से भी कम उम्र में बच्चे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनके फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी है? ना केवल 18 साल से कम उम्र के बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि नर्सरी क्लास तक के बच्चे जो इस समय अश्लील सामग्री देख रहे हैं, मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, वेब सीरीज पर देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज वो नोटिस कर रहे हैं, उस चीज को इमिटेट और कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉपी कर रहे हैं। जो बच्चे प्यूबर्टी, जवानी आने से पहले इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में पड़ रहे हैं, दैट मीन्स उनके अंदर वो बायोलॉजिकल नीड अभी जागी नहीं है, सिर्फ वो कहीं से देखकर इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर नोबिता का कार्टून देख रहा है तो वो नोबिता की आवाज निकालने की कोशिश करता है, शक्तिमान देखता था वो शक्तिमान की तरह घूमने की कोशिश करता था, उसे नहीं मालूम है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दैट। वही आज के टाइम में हो रहा है कि वो किसी को देख रहा है स्क्रीन पर किस करते हुए, किसी को देख रहा है पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहा है सेक्स करते हुए, तो उस चीज को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और ये वास्तव में खतरे की घंटी है। बिकॉज जिस चीज के लिए उसकी बॉडी रेडी नहीं है, जिस चीज के लिए उसका माइंड रेडी नहीं है, वो इस चीज को बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग के, बिना रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग के, रिलेशनशिप के चक्कर में जब पड़ता है तो उसका माइंड, जो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जो डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, जिस वजह से उस व्यक्ति के आईक्यू पर इफेक्ट पड़ता है, उस व्यक्ति इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, उस व्यक्ति के ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशिएंट पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि आज जो हम सड़कों पर होते देखा हमने प्रोटेस्ट में, वो उसी का नजारा आपने देखा जो सोशल मीडिया पर बच्चा पैदा होकर आज देख रहा है। जी राइट, सच में खतरे की घंटी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही उम्र क्या है रिलेशनशिप बनाने की? ऐसी कोई डेफिनेशन तो नहीं है सही उम्र बनाने की रिलेशनशिप की क्या है, क्योंकि इसमें लीगल मैटर्स भी आते हैं, एज ऑफ कंसेंट भी इसमें बहुत मैटर करती है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 14 से 18 साल तक की एक रेंज है एज ऑफ कंसेंट की, अलग अलग कंट्रीज में किसी में 14 साल है, किसी में 18 साल है, जैसे हमारे इंडिया में 18 साल एज ऑफ कंसेंट है। एक व्यक्ति को प्यूबर्टी यानी जवानी आती है 13 या 14 साल की उम्र में, और लेकिन मैच्योरिटी उसे बहुत बाद में आती है। तो ये रिलेशनशिप्स बनाने की सही उम्र तभी है जब आपकी बॉडी उसे सही तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार हो जाए, आपका माइंड उस चीज को हैंडल करने के लिए सही तरीके से तैयार हो जाए। वो इसीलिए हमारे इंडिया में उसे 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स रखा गया और 21 ईयर्स फॉर बॉयज रखा गया। मैरिज की एज 18 और 21 रखी गई है। वो इसीलिए कि वो बच्चे मेंटली और फिजिकली तौर पर उसके लिए तैयार हो जाए वो रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आज सिनेरियो को देखते हुए बच्चे पहले ही उसमें संलिप्त हो रहे हैं, जिस कारण से उनका सारा ही कुछ खराब हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सर। कम उम्र में ही बच्चे जो फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिसका उनकी बॉडी पर, इमोशनल हेल्थ पर, माइंड पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। एंड इवन स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कंज्यूम करती है बिना सोचे कि इस सब का उनके फ्यूचर पर, उनकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज ये ओवर द काउंटर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिल रही हैं। कोई भी लड़की रिलेशनशिप बना रही है, वो उसको लड़का या तो फोर्सफुली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहा है, या वो खुद जाकर खुद से खरीद रही है मेडिकल स्टोर पर जाकर, भैया एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देखना। इवन कई जगह पे तो ये देखने को मिला कि लड़कियां कॉन्डोम खरीद रही है मेडिकल स्टोर पे जाके। तो ये चीज केवल फ्रीडम का पार्ट नहीं है कि हम वो एक कॉन्डोम खरीद रही है या कॉन्डोम का ऐड देख लिया, उसने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का ऐड देख लिया, वो जब चीज को कंज्यूम कर रही है, एक लड़की जब उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को कंज्यूम कर रही है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं क्या? दीज आर हार्मोन्स। जो एक लेडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसी की रेप्लिका, उसी की कॉपी वो हार्मोन्स है, और उस हार्मोन को इसलिए कंज्यूम करती है एक लड़की गर्भ निरोध करने के लिए कि जब वो हार्मोन्स उसके अंदर जाते हैं तो जो उसका साइकिल है, जो एक प्रेगनेंसी का साइकिल है, वो ब्रेक हो जाता है। 72 घंटे वाली गोलियों के नाम से मशहूर है। तो जितनी भी लड़कियां ज्यादा मात्रा में ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई गई थी, वो ऐसी इमरजेंसीज के लिए बनाई गई थी कि जब आपको लगे कि हमने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया और वो हो गया। बट आज ये ट्रेंड बन गया है, लड़कियां सोचती हैं कि चलो नहीं बनाए हमने प्रोटेक्शन से, सेफ्टी से, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लेंगे। बट ये जो हार्मोनल्स उसके अंदर हार्मोनल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका लॉन्ग टर्म पे उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? जो लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं उनका ब्लड प्रेशर एलिवेट देखा गया, उनके हाई बीपी की समस्या पाई गई। जो लड़कियां ज्यादा कम एज से ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने लगती हैं, उनकी वेन्स में क्लॉटिंग पाई गई, ब्लड क्लॉट्स पाए गए, और वो क्लॉट्स आगे चल के एम्बोलिज्म का रूप ले सकते हैं।
और टूट के कहीं भी जा सकता है। जो लड़के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलर हो गए, क्योंकि हार्मोन्स के साथ जब उनके बैलेंस बिगड़ा, वो पीरियड्स इरेगुलर हो गए। अगला जो इफेक्ट देखने को मिला कि स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, यानी पीरियड्स की डेट्स के बीच में उनको ब्लीडिंग होने लगी, या कई केसेस में मिस पीरियड्स, एमेनेरिया जिसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स आने को मिली। तो लड़कियों को वो सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि पहली बात तो कम एज में रिलेशनशिप्स करने ही नहीं चाहिए, और अगर आप ये किसी भी तरह की गोलियां कंज्यूम कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका मतलब आप अपनी जान को जोखिम में डाल रही है और अपने फ्यूचर को और फ्यूचर मैटरनिटी जो आपके माँ बनने का सपना है उसको भी, फर्टिलिटी इफेक्ट डेफिनेटली तौर पर होती है। और उसका लीफलेट कोई नहीं पड़ता, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ एक पन्नी आती है पूरी बड़ी हुई लिस्ट, उसको तो वो फाड़ के फेंक देते हैं डब्बी के साथ, तो वो उसमें यही चीजें लिखी होती हैं कि ये कब लेनी है कब नहीं लेनी, और वो देखते नहीं है, कोई भी नहीं देखता। सही। क्या सोशल मीडिया, वेब सीरीज, इंटरनेट बच्चों को समय से पहले सेक्स की तरफ, गलत चीजों की तरफ धकेल रहा है? डेफिनेटली। जितना भी सोशल मीडिया, वेब सीरीज है, आज आप देख लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पॉर्न वेबसाइट्स बने हुए हैं। आप कोई भी अपनी रील खोलो, उसके बीच में कोई भी नंगी लड़की आ जाएगी, अर्धनंगल लड़की आ जाएगी। इवन कई बार तो देखा गया कि सेक्सुअल क्लिप्स ही आ जाती हैं जिसमें ओपनली लड़का लड़की पार्ट्स को अपने दिखा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज कर रहे हैं अंडरवियर में, या बॉडी पार्ट्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस न्यूडिटी का, इस नंगेपन का हमारी माइंड पर बहुत डीप इंपैक्ट होता है। ये सिर्फ फ्रीडम नहीं है कि आप नंगे हो गए, कपड़े उतार दिए तो आप फ्री हो गए, बट जो बच्चा आपका वो वीडियो देख रहा है, आपको पता है कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? उसके अंदर एम्बेरसमेंट आ सकती है, उसके अंदर स्ट्रेस एकदम से आ सकता है, उसके अंदर एंजाइटी एकदम से आ सकती है। और ये भी देखा गया कि जैसे ही हम किसी न्यूडिटी को देखते हैं, आज आपने प्रोटेस्ट के दौरान देखा सड़कों पर जो जंतर मंतर पर लड़कियां कपड़े उतार रही है, जीन्स का बटन खोल रखा है, कोई ब्रा में खड़ी है, उससे क्या इंपैक्ट होता है? जैसे ही हम किसी न्यूडिटी को एकदम से देखते हैं, ये उन लड़कियों को मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही हम किसी न्यूडिटी को देखते हैं, आपको कोई न्यूड देखता है, सेमी न्यूड देखता है, कम कपड़ों में देखता है, आपके बॉडी पार्ट्स जब एक्सपोज होते हैं उनको देखता है, तो तुरंत एक आदमी का या किसी भी व्यक्ति का उसकी तरफ ध्यान जाना बिल्कुल लाजमी ही है। आप जो ये कहती हैं कि उसको तो अपना कैरेक्टर देखना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, लेकिन बायोलॉजिकली, शारीरिक जो संरचना है हमारी, जो नेचर ने बनाई है, हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली, ये इवोल्यूशनरी एक प्रोसेस है कि वो न्यूडिटी की तरफ जाता है, हमारा ध्यान एकदम से आकर्षित होता है, हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाती है। जैसे ही हम कोई न्यूड चीज देखते हैं, या कोई तस्वीर है, या कोई सामने कोई कपड़े उतारे, जिसे वॉयरिज्म कहा जाता है, तो उस दौरान हमारे ब्लड जो है वो जेनिटल पार्ट्स की तरफ दौड़ने लगता है, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसकी तरफ ऑटोमेटिकली दौड़ने लगता है। जैसे ही हम कोई न्यूडिटी, नंगापन या बॉडी पार्ट्स एक्सपोज बॉडी पार्ट्स देखते हैं, तो हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन और डोपामिन हार्मोन अचानक से प्रभावित होने लगते हैं। इसीलिए हमारी सोच एकदम से सेक्सुअलिटी या सेक्स की तरफ दौड़ती है। तो नंगापन हमारे समाज के लिए, चाहे वो कोई भी देश हो, मैं अमेरिका को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड नहीं कर रहा, जहां जहां पर भी न्यूडिटी हो रही है, हमारे देश में न्यूडिटी हो रही है, तो यंगस्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत कि आपका एक नंगापन आपके प्रति क्राइम्स बढ़ा रहा है। आप कहते हैं कि जी आज रेप की घटनाएं, डेफिनेटली अगर आप उस चीज को शो करेंगी, जो चीज एक इरोटिक है, जो उत्तेजित कपड़े हैं, उत्तेजना करते हैं किसके अंदर, उत्तेजना क्या होती है? वो बायोलॉजिकल अराउजल होता है। वो बायोलॉजिकल अराउजल तब तक तो हमारे कंट्रोल में रहते हैं जब तक हम होश में होते हैं, लेकिन अगर कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति आपको अर्धनग्न अवस्था में देख रहा है, कम कपड़ों में देख रहा है, नंगेपन में देख रहा है, तो उसका तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड है, उसको तो होश ही नहीं है शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में, तभी आप क्राइम्स का शिकार बनती हो। इसीलिए अगर आपने एक छोटी बच्ची से लेकर एक बड़ी बुजुर्ग महिला तक की जान बचानी है, उसकी इज्जत बचानी है कि वो ना लूटे, तो आपको ये बेशर्मी और अश्लीलता बंद करनी ही होगी, नंगापन बंद करना ही होगा, कम कपड़े पहनकर ये जो आप उतरती हैं सड़कों पर, ये बंद करना ही होगा। अदरवाइज आप सिर्फ इसको मॉरल वैल्यूज या कैरेक्टर डिफाइन करके एक आदमी को ये नहीं कह सकते कि मैं तो नंगी होकर चलूंगी, आदमी अपनी नजरें उधर कर ले। आदमियों में कब देखा आपने प्रॉब्लम? कौन सा आदमी नंगा होकर चलता है? तो फ्रीडम सिर्फ आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है कि बॉडी से ही आपने जोड़ लिया फ्रीडम को। फ्रीडम इज ए मच लार्जर थिंग, जो सबको जानना इसके बारे में जरूरी है। हाँ, यानी फ्रीडम सिर्फ कपड़ों से नहीं है कि हम अपने आप को दिखाना, वही फ्रीडम होगा। आजकल रह गई है कि जी मैं कहीं भी रिलेशन बनाऊं, मेरा शरीर है, मैं कहीं भी जाकर उसको यूज कराऊं, बॉडी काउंट मेरा बढ़ जाएगा, वो फ्रीडम है। मैं अपना शरीर कितना भी दिखाऊं, वो फ्रीडम है। बॉडी से तो कभी फ्रीडम का कोई लेना ही देना नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं ये सब हरकतें आ रही हैं। देखो, एक बाप की उम्र बीत गई बेटी को कपड़े पहनाने में, और एक बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में। ये आज समाज की सच्चाई चल रही है। तो लड़कियों को ये समझना चाहिए कि अगर आपने अपना कैरेक्टर, अपने कपड़े उतार कर वायरल हो भी गए, वो व्यूज आ भी गए, वो डॉलर्स आ भी गए, और आप देखिए कि आपको $1 कंपनी तब देती है जब उनके $1000 बनते हैं, जब आपके हजारों लाखों लोग मजे ले चुके होते हैं,
अगर आपके घर में खाने को दाने नहीं है, अगर आपको खाने के पैसे नहीं है, तो आप इस अश्लीलता से पैसे कमाने पर उतर आए कि हम वायरल हो जाएंगे। लेकिन समाज आज भी उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, ना कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने समाज में व्यूज बढ़ाने के लिए कपड़े उतार दिए। आज भी हमारा देश भगत सिंह को याद रखता है, लक्ष्मीबाई को याद रखता है, सरोजिनी नायडू को याद रखता है, इंदिरा गांधी को याद रखता है, लाल बहादुर शास्त्री को याद रखता है। इनमें से किसी ने भी इस नीचपन, घटियापन और नंगेपन का साथ नहीं दिया है। तो आप देखिए कि आज का यूथ किस दिशा में जा रहा है। और जो भी लड़कियां ये नंगी अश्लील रीलें बना रही हैं, आज ही रुक जाओ, अदरवाइज आप अपनी इज्जत तो उतार ही रही हो, साथ में अपने पेरेंट्स की इज्जत उतार रही हो, और साथ में जो बच्चे हैं हमारे उनको बिगाड़ रही हो। जो लड़कियां आज जवान होनी है कल को, उनको आप बिगाड़ने का काम कर रही हो। तो सुधर जाओ, फायदे में रहोगी। ये आपके भाई के नाते मैं आपको कह रहा हूं। बिल्कुल, बहुत सही मैसेज दिया आपने सभी को, थैंक यू सर। सर, कोई लड़का या लड़की जो है वो अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर गलत फैसले लेते हैं, लेकिन खुद को कैसे रोके अगर इस तरह की सिचुएशन में वो फंसते हैं कि उनके फ्रेंड्स ही उनको धकेल रहे हैं इस तरफ जाने के लिए, तो खुद को कैसे कंट्रोल ये करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज के टाइम में फ्रेंड्स की कोई खास जरूरत रह नहीं गई। अगर आप देखें तो पहले के टाइम में फ्रेंड्स की हमें जरूरत होती थी कि हमें कोई पढ़ाई में हेल्प चाहिए। आज आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसके लिए आपको फ्रेंड की जरूरत नहीं है। आपको पहले कहीं अकेले जाने में डर लगता था, तब आपको फ्रेंड की जरूरत होती थी कि चल मेरे साथ चल, हम अकेले कैसे जाएंगे। आज फ्रेंड्स सिर्फ आपको बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। अगर कोई लड़की की कोई सहेली है वो ठीक है तो वो ठीक निकल जाएगी, ठीक है जी, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज आप की गलत हरकतों को बढ़ावा देने वाला एक दोस्त ही होता है, आपकी गलत हरकत को बढ़ावा देने वाली एक सहेली ही होती है। हमने कई केसेस ऐसे देखे कि लड़की बिल्कुल ठीक है, उसके साथ एक सहेली है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसको कहती है आजा तेरा भी रिलेशन बनवाती हूँ, आजा तेरी उसका फ्रेंडशिप करवाती हूँ। अगर उसका बॉयफ्रेंड शराब पीता है, वो भी शराब पीती है लड़की, तो वो शरीफ लड़की को कहेंगे आजा यार लगा ले पैग यार, हमारे साथ क्लब में चल, वहां चल। तो आजकल फ्रेंडशिप सिर्फ बच्चों को बिगाड़ने का ही काम कर रही है। आज हमारा बच्चा कहीं पर भी सेफ नहीं है, घर पर भी सेफ नहीं है। हमने कैसी काम वाली रखी हुई है वो नहीं पता वो कैसा बिहेव करेगी, स्कूल में नहीं सेफ, पता नहीं कौन सा क्लास। और अभी हमारे जिले की घटना है, एक स्कूल के अंदर एक लड़की स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करके चेंजिंग रूम में जा रही थी, अपने कपड़े बदल रही थी, बच्ची उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसके स्कूल वाला। तो कहाँ है हमारे बच्चे सेफ? कौन सा दोस्त, कौन सा रिश्तेदार, कौन सा जानकार, कौन सा चाचा, कौन सा ताऊ, आज हमें अपने, और ना केवल लड़कियां, लड़के भी सेफ नहीं है। आप देख रहे हैं लड़कों का भी यौन शोषण हो रहा है, लड़कों के भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। अदरवाइज आपकी बेटी ही नहीं, आपके बेटे का भी कोई कैसे यौन शोषण कर जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाओ कि आपने अनजान लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी है, दोस्तों से भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाकर रखना है। और कोई भी गलत आदत आपको कोई दोस्त दिखा रहा है या कोई अनजान आदमी दिखा रहा है, कोई गिफ्ट, लिफ्ट, चॉकलेट या पैसे का लालच दे रहा है, तुरंत अपने पेरेंट्स को आपने बताना है, तब तो बच्चे वो आप बच जाओगे। अदरवाइज ऐसे ही कोई दरिंदा आपका किसी मोड़ पर इंतजार कर रहा है आपका शोषण करने के लिए। यानी अपना दिमाग यूज कीजिए। अगर फ्रेंड आपको, अगर भगवान ने, बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर आपको जो भगवान ने दिमाग दिया है, कॉमन सेंस दिया है, हर इंडिविजुअल को अलग अलग दिमाग दिया है। अगर पेरेंट्स ही सही होते तो बच्चों को दिमाग देने की क्या जरूरत थी? तो दैट मींस बच्चों का दिमाग और पेरेंट्स का दिमाग आपस में बैलेंस बनाकर अपनी जिंदगी के फैसले ले लेगा तो ठीक है। दोस्त क्या कह रहा है पहले आप सुनो कि दोस्त ठीक कह रहा है गलत कह रहा है। दोस्त है इसका मतलब नहीं वो सारी बातें सही कह रहा है। दोस्त कोई भगवान का भतीजा तो है नहीं कि वो सारी बातें सही कहेगा। तो दोस्त कैन आल्सो बी रॉन्ग, पेरेंट्स कैन आल्सो बी रॉन्ग। सो ऑलवेज टेक योर डिसीजन, ताकि लास्ट में जो डिसीजन हो वो आपका खुद का हो। अगर वो गलत भी निकले तो कम से कम आपको ये तो रहेगा कि ये मेरा फैसला, खुद का फैसला है। राइट सर, मेल्स अपनी सेक्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, इसके बारे में बताइए कि इनका इन सब चीजों का उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस मेल्स के अंदर कम हो क्यों रही है। इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं और सीधा सीधा इसका रिलेशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। जो मेल्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और एक स्टडी में पाया गया कि विद टाइम बच्चों के, लड़कों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में कमी आ रही है। इसीलिए आप देखिए कि 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा लड़का लगता नहीं है कि 12वीं में वो बच्चा लगता है, ग्रोथ ही नहीं हुई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है उसके अंदर, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हुआ। अगली जो चीज ये समझने की जरूरत कि आपने जो कम एज में रिलेशनशिप्स बनाने शुरू कर दिए उसके चलते जो आपका हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, टेस्टोस्टेरोन का इंबैलेंस हुआ, आपने खुद को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मास्टरबेशन शुरू कर दी। हालांकि डायरेक्ट कहीं पर भी इस बात का सबूत नहीं है कि मास्टरबेशन करने से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बट लेकिन आप उसके प्रति एक एडिक्ट हो जाते हैं जिससे आपको प्लेजर नहीं मिलता है। जब वो आप उसके हैबिचुअल तो हो गए लेकिन वो आपके लिए मास्टरबेशन प्लेजरेबल नहीं रही तो आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। जो भी लड़के शराब का नशा करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन पर इंपैक्ट आता है। और आप देखिए कि जितने भी शराबी लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस सेक्स के दौरान कम होती है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कई बार तो वो शराब उनको पीनी पड़ती है सेक्स करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है आज के युग में
लड़कों के अंदर और आदमियों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नामर्दी होने के, और फिर हमारी इन पॉर्न वीडियोस ने, आज एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के 10 साल तक के 70% लड़के किसी ना किसी तरह की अश्लील वीडियो, अश्लील सामग्री देख चुके हैं इंटरनेट पर। उसके कारण क्या हो रहा है कि वो बहुत जल्दी उस रिलेशनशिप इश्यूज में फंस रहे हैं, और वहां से वो सीख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ानी है, टाइमिंग बढ़ानी है। अच्छा, उस पॉर्न वीडियो में देखा था मैंने, उस सेक्स वीडियो में देखा था कि 10 मिनट 12 मिनट का टाइम लेता है वो, तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में जब वो वाइग्रा और सिल्डेनाफिल की टैबलेट्स लेता है, एक लड़के को पता होना चाहिए कि जब वो अगली बार वाइग्रा की टैबलेट या सिल्डेनाफिल की टैबलेट खरीदने मेडिकल स्टोर पर जाए, तो इसका आने वाले टाइम में उसके हार्ट पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की डिजीज हो सकते हैं, कि वो सीधा आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग भी वाइग्रा की गोली खाते हैं, उनके कान में सुनने की क्षमता कम हो सकती है, या हियरिंग लॉस उनको हो सकता है, आंखों से देखने की क्षमता उनकी कम हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है उनके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अगर आप शिकार हैं, तो आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइएगा, तो उससे आप इलाज करवाइए, ना कि आप खुद अपने आप दवाइयां ले रहे हैं। आज खबरें आती हैं कि 25 साल का युवा जिम पर दौड़ता दौड़ता मर गया। किसी ने ये बात जानने की कोशिश की कि क्या वो कोई ऐसी टैबलेट्स लेता था जो सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए, इसके कारण उसका हार्ट फेल हो गया। किसी ने कोशिश की जानने के लिए कि क्या वो ऐसे सप्लीमेंट्स लेता हो कि जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स होते हैं जिससे उसके किडनी फेलियर के चांसेस हो। किसी ने पता करने की कोशिश की कि वो कैफीन के सप्लीमेंट्स ले रहा है वेट लॉस करने के लिए, क्या पता इसलिए उसका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, हार्ट फेल हो गया। सबने सिर्फ एक ही चीज को दोष देना है, किसी को भी हार्ट फेल हो जाए, इसको तो कोरोना की वैक्सीन लगी थी। लेकिन अपनी आदतों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि आप फास्ट फूड तो नहीं खा रहे, आप कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहे, तो वो भी आपको हार्ट की डिजीज कर सकती है, सेम वैसे ही जैसे सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए गोलियां आपको कर सकती हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू सर। सर, आज सोसाइटी में रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, चाहे 2-3 साल की बच्ची हो, स्कूल गोइंग बच्ची हो, इवन कितनी ही बड़ी एज की गर्ल्स क्यों ना हो, फीमेल्स हो, कोई भी सेफ नहीं है। क्या रीजन है इसके पीछे? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने एक चीज को अपने ऊपर हावी कर लिया है, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में भी क्लासिफाई किया गया है। आज हम जब एक चीज को देख रहे हैं, वो चीज हमारे कैरेक्टर में आ जाती है। आज से पहले सेक्स के ऑफेंसेस इतने ज्यादा इसलिए नहीं थे क्योंकि ये हमारी एक नीड का पार्ट था, कि फिजिकल नीड का, कि ठीक है इससे हमारी जो वंश है आगे बढ़ना है, ये पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ये मैरिज का पार्ट है ये। लेकिन जितने ज्यादा हमने इस चीज को अपनी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर लिया, आज हमने प्री मैरिटल रिलेशनशिप को एक किस्म से मान्यता दे रखी है कि जी हाँ, शादी से पहले रिलेशन बन जाते हैं, क्या बात होगी। आज शादी के बाद के रिलेशनशिप को हमने मान्यता दे रखी है, कोई बात नहीं जी, अट्रैक्शन हो जाती है। आजकल हमने मल्टीपल पार्टनर्स को एक सही कर रखा है कि चलो जी वहां जाए, किसी के साथ भी जाए, वहां भी जाए। तो या तो आपने उसको सेक्स को बांधना नहीं था, अब आपने बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है सेक्स को। आज हो क्या रहा है, कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर का केस आया था। जब उस आरोपी से बात की तो उससे पता लगा कि वो कहता है कि जी मैंने ये क्राइम इसलिए किया क्योंकि मैं पॉर्न वीडियोस बहुत देखता था, सेक्स वीडियोस बहुत देखता था, और जैसे ही मैंने शराब पी, और मैं वायलेंट सेक्स वीडियोस देखता था जिसमें मारपीट करते हुए सेक्स किया जा रहा है, और जैसे ही मैंने शराब पी मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि भाई सामने कौन है कौन नहीं। और मैं इसमें जितनी भी अश्लील वीडियोस आजकल चल रही हैं, सेक्स कंटेंट चल रहा है, आप वेब सीरीज में देखिए, हर चीज, हर मूवी उसमें एक सेक्स का सीन दिखाया जा रहा है। आज हर जगह ओपनली किसिंग सीन्स दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे ही वो शराब पिया हुआ आदमी, ड्रग्स लिया हुआ आदमी, या वो आदमी जिसको बस वही वो दिखता है, एक मौका चाहिए उसको कि भाई हाँ कोई बच्ची हो या बुजुर्ग हो, मुझे इसकी पूर्ति करनी है, जैसे मैं उसमें देखकर आया हूं। तो ये मीडिया का सबसे बड़ा रोल मैं आज मानता हूं कि जो आज माहौल हमारा खराब हो गया है। हमने गालियों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है, हमने किसी से भी रिलेशन, सेक्स करने को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है। या तो आप उन्हें मर्यादा ही मत मानिए, या अगर आप मर्यादा मानते हैं तो फिर उनका उल्लंघन मत कीजिए। आप दो नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दो नावों में पैर रखने के कारण ही आज क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ रहे हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि किसी के भी फोन में पॉर्न वीडियोस ना चले, किसी के भी फोन में अश्लील इंस्टाग्राम की वीडियोस ना चले। आज सरकार ही उस चीज की भुक्तभोगी है। आज हमारे प्रधानमंत्री को आगे कहना पड़ रहा है जी यंगस्टर गालियां दे रहा है, वो सीख भी तो गालियां ही सोशल मीडिया से रहा है, आप बैन कीजिए उसको। आज जो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम कहते हैं कि हमारे पास कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं, जिसके चलते कोई
ऑब्सीन वर्ड्स नहीं यूज कर सकता, डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। तो वेयर आर दीज पॉलिसीज? दैट मींस हम अपने बच्चों को बिगाड़ने की खुली छूट दे रखी है, तो बच्चे बिगड़ेंगे, समाज बिगड़ेगा, आदमी बिगड़ेगा। तो ये जो सेक्स हावी हो गया है एक आदमी के दिमाग पे, आज एक लड़की के भी, औरत के भी दिमाग पे भी सेक्स हावी हो गया है। आज औरतें सड़क पर आजादी सिर्फ इसी चीज की मांगती हुई दिख रही है आपको कि हमें खुला छोड़ दो। आदमी भी इसी चीज की आजादी मांगता दिख रहा है कि हमें खुला छोड़ दो। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करनी है, कमानी है। वो ये कह रहा है मुझे खुला छोड़ दो। किस बात के लिए भाई खुला छोड़ दो? तुम अपने घर रहो ना खुले, आप बाहर जब आप समाज में आगे हरकतें करोगे तो फिर तो क्राइम कहलाएगा ना। राइट, यानी सोच बदलनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सेक्स इज जस्ट ए साइकोलॉजिकल थिंग। सेक्स कोई बहुत बड़ा हुआ जो हमने बना रखा है आज तक की सेक्स 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 क्या है सेक्स? बताइए आप मुझे। नथिंग इज देयर इन दैट। ये सिर्फ हमने जिस चीज को हमने एडिक्ट, हम जिस चीज के हो गए, जैसे अब शराब है, शराब के एडिक्ट हो गए। सेक्स है, किसी के लिए शराब कुछ भी नहीं है, और एक शराबी के लिए शराब भी सब कुछ है। एक संत से पूछ लो, उसके लिए सेक्स कुछ भी नहीं है, और एक सेक्स एडिक्ट से पूछ लो जिसके 20-20 पार्टनर्स है, उसके लिए सेक्स ही सब कुछ है कि मुझे यही करना है 24 घंटे। और ये भी एक बीमारी है। एक औरत है, उसको ऑर्गास्म की बीमारी है, मींस उसको अपने आप ऑर्गास्म आती है बिना सेक्स करे ही, उसके अंदर वो चरम सुख प्राप्त करती है। वो तंग हो चुकी है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं परेशान हूं इस चीज से। मीन दैट इज आल्सो अ डिजीज। अगर आपको ऑर्गास्म एक्सपीरियंस करने की ज्यादा आदत हो गई है, वो भी एक बीमारी है जी। ड्रग्स का हो, मोबाइल का हो, इन सब के नशे को तो हम पहचान लेते हैं कि इस इंसान को इस चीज का नशा है, लेकिन अगर कोई सेक्स एडिक्टेड हो तो उसको कैसे पहचाने हम? इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 में क्लासिफाई किया गया है। सेक्स एडिक्शन अपने आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम नाम दे देंगे ये सेक्स एडिक्शन है। अच्छा। लेकिन हाँ, हम कई केसेस में एक सेक्स एडिक्टेड व्यक्ति को या कोई व्यक्ति खुद में पहचान सकता है कि मैं सेक्स का एडिक्शन तो नहीं है मेरे अंदर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर रह रहकर सेक्स के ख्याल आते हैं, बार बार उसको सेक्स का ख्याल आ रहा है, तो दैट मीन्स वो एक व्यक्ति सेक्स के प्रति एडिक्टेड हो सकता है। अच्छा। अगर एक व्यक्ति किसी की कपड़े उतारते हुए की वीडियो या कोई किसी और व्यक्ति को कपड़े उतारते हुए उसका आदी हो रहा है उसको देखने का, जिसे वॉयरिज्म कहा जाता है, वो उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो एक सेक्स एडिक्ट हो सकता है। अगर उसके अंदर एग्जीबिशनिज्म नाम की बीमारी है, जैसे अपने कपड़े उतारना, अपने आप को एग्जिबिट करना। आप देख रहे हैं केसेस की आज कोई भी टैक्सी ड्राइवर, कोई महिला बैठी है और वो मैस्टरबेट करना शुरू कर देता है अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर, दैट इज एग्जीबिशनिज्म। अगर ये बीमारी किसी में है तो वो एक सेक्स एडिक्ट हो सकता है। पीडोफिलिज्म, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बच्चे के लिए सेक्स की भावना है कि इस बच्चे से भी सेक्स किया जा सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जा सकती है, दैट मींस वो सेक्स एडिक्ट हो सकता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर सैडोमैसोचिज्म नाम की बीमारी है, यानी सेक्स के दौरान वायलेंस करना, सेक्स करते करते अपने पार्टनर को वायलेंट करना, मारना पीटना, दैट मींस वो एक सेक्स एडिक्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेक्स के दौरान शराब पीता है, शराब पी के सेक्स कर रहा है कि मेरे को तो बस सेक्स किसी तरह अपना परफॉर्मेंस टाइम बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं कि जी मैं 4 गर्लफ्रेंड है, मेरी 20 गर्लफ्रेंड है, देखो जी अपनी वाइफ के साथ साथ मैंने वहां भी चक्कर चला रखा है, वाइफ कहती है वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ साथ वहां भी मैं जाती हूं, वो एक व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हो सकता है। जो व्यक्ति अपने परिवार की नहीं सोचता है सेक्स एडिक्शन के चलते, यानी सेक्स के चलते वो अपना परिवार तक खराब कर लेता है, वो व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हो सकता है। तो एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि क्या वो सेक्स एडिक्ट बन चुका है, ये चीजें देखने की हो। ओके सर, आईवीएफ सेंटर्स के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आईवीएफ सेंटर्स इतने ज्यादा क्यों हमारे देश में बढ़ रहे हैं? पहले तो इतने नहीं थे, इसका क्या रीजन? आपने एक वर्ड सुना होगा कि आजकल लेडीज की ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ रही है कि जी इसकी ट्यूब खराब है इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इसके अंडे कम बन रहे हैं। ये चीज सारी हमारे लाइफस्टाइल के कारण हुई है, जो आज इनफर्टिलिटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में 7% पीपल आर इनफर्टाइल, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, वो बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रखते। जैसे लड़कों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, लड़कों के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम होना, लड़कों के अंदर स्पर्म की जो क्वालिटी है वो घट जाना, और लड़कियों के अंदर उसकी है फैलोपियन ट्यूब्स में गड़बड़ी होना, ओवरीज में गड़बड़ी होना, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी एंड पीसीओएस नाम की बीमारियां बढ़ रही हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण। आप देखिए आज लड़कियां स्मोकिंग करने लगी, राइट। जो सिगरेट का धुआं है उसका जो 6000 तरह के केमिकल्स उसके अंदर है, सिगरेट के धुएं के अंदर निकोटीन के अलावा, वो सीधा उसकी ओवरीज पर इंपैक्ट करते हैं। जैसे एक लड़की सिगरेट का या बीड़ी का पहला कश लगाती है, आजकल लड़कियां हुक्का पीने लगी हैं, वो पहला ही कश उनकी वो केमिकल उनकी ओवरीज पर इंपैक्ट करता है और उनकी एग्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए एक लड़की जो सिगरेट पीती है उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसके पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसके मिस पीरियड्स होते हैं, उसको
प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है। और ना केवल जो लड़की डायरेक्टली तौर पर बीड़ी, सिगरेट या हुक्के का सेवन करती है, अगर उसका पति, भाई, बाप भी उसके पास बैठकर सिगरेट पी रहा है, उसका बॉयफ्रेंड उसके पास बैठकर सिगरेट पी रहा है, उसका जो धुआं उसके अंदर जा रहा है, पैसिव स्मोकिंग इज मच मोर डिस्ट्रॉइंग अवर बॉडी देन द एक्टिव स्मोकिंग। तो जिस भी लड़की का भाई, पति या जानकार, रिश्तेदार या उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठकर सिगरेट पी रहा है, तो समझ लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो सहेली अगर आपके पास बैठकर सिगरेट पी रही है, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण आज हमारी डाइट के अंदर शुगर ज्यादा हो गई है, आज हमारी डाइट के अंदर कैफीन ज्यादा हो गया, आज हमारी स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लड़कियां मोबाइल चलाते चलाते उनकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे थायराइड की बीमारियां होने लगी हैं, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स की बीमारियां होने लगी हैं, हमारे प्यूबर्टल हार्मोन सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो लाइफस्टाइल जो पूरा चेंज हो गया है, हमने रिलेशनशिप्स के चलते ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेनी शुरू कर दी हैं, गर्भनिरोधक गोलियां लेनी शुरू कर दी हैं, वो जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हमारे अंदर गए, इवन कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये जो रिलेशंस प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल रहते हैं, इनके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप शराब का नशा करते हैं तो एक लड़के के अंदर शुक्राणुओं की कमी देखी गई। तो ये जो चीजें हैं वो देखने की जरूरत, इसी कारण से आज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स, जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स कहा जाता है, वो बढ़ रहे हैं। बिकॉज हर लड़की को कोई ना कोई लाइफस्टाइल के चलते वो प्रॉब्लम आ रही है। इवन अगर आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं तो बिस्फिनॉल ए नाम का केमिकल आपके पानी में मिक्स होकर, चाय में मिक्स होकर आपके अंदर जा रहा है। अगर आप कोई डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर फ्रेग्रेंस है, ऐसा माना गया कि जिस परफ्यूम के अंदर मस्क की स्मेल होती है, आजकल जो आदमी लोग मस्क छिड़कते हैं ना कि मस्क का परफ्यूम लगाता हूं, उनके अंदर भी उसके कारण काफी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हुए। जो लड़कियां सेंट वाला सैनिटरी पैड यूज करती हैं, आपको बता दें कि आपके सैनिटरी पैड के अंदर एक फ्यूरान नाम का केमिकल होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन उसको उगाने के लिए यूज की गई है, उसमें यूज होता है। वो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपके पैड के अंदर प्लास्टिक है, उसके कारण आपके अंदर केमिकल्स कई आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। जो आपके ये बिस्फिनॉल ए केमिकल है पैड के प्लास्टिक में, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। जो उसके अंदर सेंट्स डाले गए हैं, वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का काम कर सकते हैं। यानी आपके हेयर हाइलाइटिंग से लेकर आपके सैनिटरी पैड तक आपको इनफर्टिलिटी तक पहुंचा सकते हैं। ने ये भी मैसेज दिया कि इनफर्टिलिटी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों जिम्मेदार हैं। ये बहुत आपने सही कहा। इनफर्टिलिटी यानी अगर कोई लड़की या कोई भी मैरिड लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उसके लिए सिर्फ लेडी ही जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए पुरुष भी जिम्मेवार हो सकता है या दोनों ही जिम्मेवार हो सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत। अक्सर क्या है कि इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ कि कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है लेडी, तो उसको बाबाओं के पास ले जाना शुरू कर देते हैं। आज हम जितने पढ़े लिखे हो गए, उसके बाद भी हम ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं कुंडली मिलाने के लिए, देखना जी हमारे गुण मिलाना। शादी करने से पहले कुंडली मिलाने की जगह आपको मेडिकल रिपोर्ट्स मिलानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किसी को किस तरह का ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV एड्स तो नहीं है, आपके होने वाले पार्टनर के अंदर कोई शुक्राणुओं की कमी तो नहीं है, कोई ऐसी इसको ट्यूब्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। कई जगह पे ऐसे केसेस आते हैं, लड़की के अंदर यूट्रस ही नहीं है, उसकी शादी कर दी, कल को बच्चा नहीं पैदा कर पाई तो कह दीजिए हम तो तलाक देंगे। किसी लड़की को टीबी निकल आया, बोले हम तो तलाक देंगे, इसको तो टीबी था। अगर आपके होने वाले पति या पत्नी को दौरे की शिकायत है, ये पहले ही पूछ लें भाई कभी दौरा तो नहीं आया, बाद में इस चीज पर डाइवोर्स होते हैं उनके। तो ये मैट्रिमोनियल केसेस और जो मैट्रिमोनियल दिक्कतें हैं, ये भी हमारी लाइफस्टाइल के कारण ही ज्यादा घटित हो रही है हमारी सोसाइटी। और वैसे भी आजकल इंटरनेट का जमाना है, आजकल तो पार्टनर ही आप देखना साइट्स चल रही है इतनी, उसी पे है ना चूज कर लेते हैं। साइट पे ही हो रहा है, शादी भी आजकल तो ऑनलाइन हो जाती है। हो रहा है। मैं एक पंडित जी को देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, वो USA में कोई कपल था, उनका मंडा करवा रहे थे मंदिर में। ये चल रहा है आजकल, इसलिए जो रिलेशनशिप है वो जल्दी टूट भी रहे हैं ना, रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां टूट रही है, बिखर रही है, क्योंकि बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड है ही। आज की यंग जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है। जैसे कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसे कहते हैं कि प्यार करते हैं तो साबित करो, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और वो साबित करने के चक्कर में अपनी जो मतलब अपना सब कुछ दाव पे लगा देती है एंड बाद में पछताती है। जिस हम आज की यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो हम 1997 के बाद पैदा हुई जेन जी की बात कर रहे हैं। और जेन जी में जेड की फुल फॉर्म, जी की फुल फॉर्म आपको पता क्या होती है? जी की फुल फॉर्म होती है जूमिंग, ZOOMING, यानी वो जनरेशन जो डिजिटल मीडिया डिवाइसेस के चारों तरफ जूम करती हुई पैदा हुई है। चाहे वो वॉकमैन हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपकी टैबलेट हो, चाहे आपकी टीवी स्क्रीन हो या कंप्यूटर हो, जो भी जनरेशन इन सब चीजों को देखते हुए बड़ी हुई है, इन सब का इमोशनल कोशेंट बहुत ही कमजोर है। अभी हाल फिलहाल में सैयारा मूवी आई थी, ऐसी खबरें आई कि वो मूवी देखते देखते सभी लड़के लड़कियां रोने लग गए वहीं थिएटर में ही। वो इतना इमोशनली वीक है, उनको किसी भी तरीके से इमोशनली
भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। आज आप देखिए कि नीट का वो पेपर लीक हो गया और उसमें इन्होंने किस तरह का प्रोटेस्ट किया। दैट मीन्स उसमें इन्होंने मांगा क्या? ये सिर्फ एक तरह से इनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके आज की जनरेशन को आगे किया जा सकता है। नीट के प्रोटेस्ट में मैं आपको बता दूं कि सत्ता परिवर्तन मांगा गया था, ना कि व्यवस्था परिवर्तन। किसी भी नीट के स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि आज जो कोचिंग सेंटर माफिया चल रहा है मेडिकल सीट्स दिलवाने के नाम पे, वो कोचिंग सेंटर्स बंद होने चाहिए। किसी भी नीट प्रोटेस्टर ने ये नहीं कहा कि जो आज मेडिकल की सीट प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों करोड़ों रुपए में फीस है उनकी, वो फीस कम होनी चाहिए, जिसके चलते पेपर लीक होता है। आज कितने बच्चे डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि उन्होंने देश की सेवा करनी है, गरीब मरीजों की सेवा करनी है, उसके बाद तो ये गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हुए रोते हैं कि गवर्नमेंट हमें लगना नहीं, हमें प्राइवेट खोलना है। तो यानी आप बिजनेस पर्पस आप बन के रह गए, आपका डॉक्टर। कितने बच्चों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कितने बच्चों ने नीट में उस चीज के खिलाफ आवाज उठाई कि जी नीट का जो सिलेबस है, जो पेपर में आता है, वो एनसीईआरटी से अलग क्यों है? अगर एनसीईआरटी की बुक्स में से नीट का पेपर बनता तो आज इन कोचिंग माफिया की क्या जरूरत थी, जो बच्चों को स्कूल में अलग एडमिशन लेना पड़ता है और उधर एडमिशन लेना पड़ता है। कितने बच्चों ने नीट प्रोटेस्ट में ये सवाल उठाया कि जी डम्मी एडमिशन हो रहे हैं, बच्चे कोचिंग कहीं ले रहे हैं, स्कूल में जाते नहीं है, वहां डम्मी एडमिशन ले रहे हैं। तो ये दैट मींस हमारी यंग जनरेशन को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया। और आपने एक चीज देखी कि जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था उसमें से भी, जो जंतर मंतर पे ही हुआ था, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसमें से कुछ लोग नेता बन गए, कुछ लोग आज मुख्यमंत्री बन गए, उसमें से कुछ लोग राज्यपाल बन गए। लेकिन क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? आज भी वही हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे मिसगाइडेड हैं, वो किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए, उनको रिप्लेस कर दिया ऑपोजिशन के एक लीडर ने। आप देखें तुरंत की अब ये संभालेंगे इनकी कमान। मींस नीट के बच्चों को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया, प्रोटेस्टर्स को, पूरे प्रोटेस्ट को। तो इस मैनिपुलेशन के प्रति हमारी जेनजी को एकजुट होना पड़ेगा उसके खिलाफ, और साथ में आपको अवेयर होने की जरूरत है कि कहीं आपका मिसयूज तो नहीं हो रहा। आज जो आप गालियां दे रहे हो, आप देख रहे हैं जेनजी उतर के गालियां दे रहा है, तो दैट इज आल्सो मैनिपुलेशन। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जो आप गालियों वाली रील्स देखा है, वो मैनिपुलेट हुए, आपका माइंड मैनिपुलेट हुआ। आज आप देखिए कॉमेडियन से लेके आज नेता डिबेट में गालियां दे रहा है, वो मैनिपुलेशन बच्चों के अंदर हुआ। आज आप देख रहे हैं कि जो नीट के प्रोटेस्टर्स थे वो गालियां दे रहे थे, जो लड़कियां थी वो नग्न होकर घूम रही थी, वो इसीलिए क्योंकि ये मैनिपुलेट हुए, सोशल मीडिया से मैनिपुलेट हुए। यानी जूम करते करते डिजिटल मीडिया की तरफ वो आपके अंदर वो क्वालिटीज उसके अंदर आने लगी। इसलिए आपको अपना इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट को हाई करने की जरूरत है। आज कितने नीट के प्रोटेस्टर्स आप देखें कि अगर उनका उन्हीं का पेपर करा लें जो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, कितने लोग वाले। और आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे क्या? आप मुझे बताएं कि जो वो नीट का प्रोटेस्टर वहां पर मां बहन की गालियां निकाल रहा था, अगर वो डॉक्टर बन जाता है नीट क्लियर करके, क्या आप उसे आप इलाज करवाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नीट का प्रोटेस्टर, जो लड़की जीन्स खोलकर खड़ी थी वहां पर प्रोटेस्ट में, जो ब्रा पहनकर खड़ी थी, अगर वो कल को डॉक्टर बन जाए तो क्या आप इलाज कराना पसंद करेंगे? आपने एग्जांपल देखा होगा, वो डॉक्टर बनी हुई लड़की ने कितना बेहुदा भद्दा बयान दिया था डेड बॉडीज के ऊपर कि हम डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट्स को देखते थे कि इसका प्राइवेट पार्ट कितने साइज का है। क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे? तो जेनजी सुधर जाओ, अपने हकों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज पर भी ध्यान दो कि आपकी समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, और अपनी इन आदतों की वजह से आप समाज का माहौल मत खराब कीजिए। आपने तो प्रोटेस्ट कर दिया व्यवस्था के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। हम लोग जो आपसे परेशान है, जो पहले की जनरेशन, वो कहां आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? जरा बताएंगे कि आप परफेक्ट हैं? आप में भी तो कुछ कमियां होंगी। तो संभल जाओ और बैलेंस बनाकर समाज के साथ मिलकर रहो। उन्हें कुछ सजेशन दीजिए सर, जो हमारी जनरेशन जिसे जेनजी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको सजेशन ये है कि आप लोग जो आज डिजिटल मीडिया से सब कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर भगत सिंह को पढ़ लेते, थोड़ा सा आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लेते, थोड़ा सा आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ लेते, तो आज ये आप ये वो हरकतें ना करते जो आप सड़कों पर कर रहे हैं। आज आप एक भद्दी गालियां देने वाले कॉमेडियन को फॉलो करते हैं, उसका नाम ले दूंगा तो बवाल हो जाएगा। आज आप जो है इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग आपको तो गलत दिशा में ले गए, और कल आप आने वाले समाज हुआ, हमारे बाद आपने ही तो संभालना है सब कुछ। आप भी हमें गलत दिशा में ले जाओगे, हम फिर समाज गालियां देता फिरेगा। वो जो आप आज सब गालियां दे रहे हो, कल को आपने भी प्रोफेशनल बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बन के गालियां दोगे मरीजों को, तो आपने भी उस सीट पर आना है। आज जहां डॉक्टर उस सीट पर है, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके बिहेवियर के अंदर आपके माता पिता की झलक दिखती है। अगर आपका बिहेवियर सुंदर होगा तो उन्हें पता लगेगा, देखने वाले को, कि आपकी परवरिश बहुत ही अच्छे हाथों में हुई है। और आपका बेटा जब आप गालियां देगा, वो आपको भी गालियां देगा, ये याद रखना। आज आप जो हमें गालियां दे रहे हो ना समाज को, जो आपका बच्चा पैदा हुआ आपको देगा, तो आप उसके लिए तैयार रहना। जो आज डंडे चला रहे हो ना, आज जो टीचर के हाथ से डंडा ले लिया है पेरेंट्स ने और समाज ने, वो डंडा बच्चे के हाथ में आ गया। वो टीचर पे भी चला रहा है, वो पेरेंट्स पे भी चला रहा है, और फिर हम ये कह रहे हैं कि ये हो क्या गया। वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? We all are responsible। तो प्लीज आप उनको भी पढ़िए। भगत सिंह ने कभी भी अपने लोगों के ऊपर डंडा नहीं चलाया था। आज आप अपने लोगों के ऊपर डंडा चला रहे हैं, अपने लोगों को गालियां नहीं दी थी उन्होंने। तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट इट।
राइट सर, आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो फिजिकल रिलेशनशिप की या सेक्स की जानकारी इंटरनेट से लेते हैं, जो कि गलत भी है, सही भी नहीं होती है ना जानकारी। तो उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कहाँ से गेन करनी चाहिए? क्या मतलब पेरेंट्स की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बारे में अपने बच्चों से बातचीत करें? सेक्स के बारे में पेरेंट्स खुद मिसगाइडेड है, वो अपने बच्चों को गाइड करेंगे। और जो आपने बात इंटरनेट की उसमें अगर आप माने तो इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज नहीं मिलेगी। हाँ। जो हमारे मन के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि एक बच्चे को सेक्स के प्रति कब उसे जागरूक करना चाहिए, क्या राइट एज है यार, हम इसमें बात कैसे करें? 0 से 3 साल की उम्र तक एक बच्चे को ये बताना चाहिए कि तेरे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये तेरे बॉडी पार्ट्स है, ये तेरा प्राइवेट पार्ट है। ये 3 से 5 साल तक के बच्चे को शर्म सिखानी चाहिए कि भाई आपको ये चीज हाइड करनी है, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट में जाके करना है। 5 से 8 साल तक के बच्चे को आपने प्यूबर्टी के बारे में समझाना होता है कि जवानी आती है, चेंजेस होते हैं बेटा आपके शरीर के अंदर, बेटी तेरे को आगे जाके ऐसा कुछ होगा चेंजेस शरीर में, उसके लिए तैयार रहना। 8 से 12 साल तक के बच्चे के अंदर आपको बाउंड्री समझानी होती है कि तेरी ये बाउंड्री है, ये तेरी प्रिवेसी है, यहीं तक एक व्यक्ति को अपने शरीर की तरफ आने देना है। 13 से 18 साल तक के बच्चे को अच्छे रिलेशन के बारे में समझाना चाहिए कि अच्छा रिलेशन क्या होता है, बुरा रिलेशन क्या होता है। और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि बच्चों को समझाएं कि शादी से पहले प्री मैरिटल रिलेशन बुरा ही होता है। आप इसको कितना भी जस्टिफाई कर लो किसी तरीके से कि अट्रैक्शन आएगी जी हमारे अंदर, तो हम हार्मोन्स का उबाल मार रहा है। आप सिर्फ एक जानवर नहीं है जो आप एक शरीर के हार्मोन्स के बहाव में आकर कुछ भी हरकतें करने लगेंगे। आपके ऊपर समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन भी आपने लेनी है, कुछ बनना भी है। आप सिर्फ सेक्स के चक्कर में अपनी एजुकेशन खराब करके और बाद में फिर आप सेक्स के ही लायक रह जाएंगे और बाद में आपको सेक्स में भी मजा नहीं आएगा क्योंकि आपको सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप ब्रेकअप लिए बैठे रहते हो। और जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं उनके साथ हम प्लेजर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि दैट दिस एक्टिविटी कैन प्लेजरेबल ऑल्सो। लेकिन वो हो क्या रहा है उल्टा कि बच्चे को कोई एजुकेट करने वाला नहीं है। ये सही मायने में सेक्स एजुकेशन है कि एक बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में सभी एक्सपेक्ट्स के बारे में आप बताएं, उसे क्लियर कीजिए। रिलेशनशिप के सारे एक्सपेक्ट्स के बारे में उसे क्लियर कीजिए। बाउंड्रीज के बारे में सारे एक्सपेक्ट्स के बारे में उसको क्लियर कीजिए। कम एज में बनाए गए संबंध, रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में आप उसे अवेयर कीजिए कि ये आपको आगे चलकर दिक्कत आएगी। ब्रेकअप के बारे में आप उसे अवेयर कीजिए अपनी बच्ची को कि अगर आज तुम्हें कोई लड़का यूज करके चला गया तो आने वाले टाइम में तुम्हारा जो प्रोफेशनल लाइफ वो इफेक्ट होगी, एकेडमिक लाइफ तुम्हारी इंपैक्ट होगी, मैरिटल लाइफ तुम्हारी इंपैक्ट होगी। आज लड़कियां भूल ही नहीं पा रही, वो सारी भुगत रही हैं। आप जिस लड़की ने आज प्री मैरिटल रिलेशनशिप बनाया, अब वो जो रिलेशनशिप होते हैं वो तो तुरंत हवस के लिए होते हैं कि अपनी हवस को पूरे, और लड़कियों को ये बताने की जरूरत, लड़कों को ये बताने की जरूरत कि लव नाम की कोई चीज नहीं होती है। राइट। रिलेशनशिप के केवल 3 ही फेसेस होते हैं। नंबर 1 लस्ट, जो हवस होती है। नंबर 2 अट्रैक्शन, जो आकर्षण होता है। और नंबर 3 अटैचमेंट, जो जुड़ाव होता है। हमारी हवस, हमारी लस्ट हमारे सेक्स हार्मोन से कंट्रोल होती है, जैसे गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन और लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन। एक लड़की के अंदर और लड़के के अंदर अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो 6 महीने तक एक अट्रैक्शन हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित रह सकते हैं। और जो तीसरी चीज होती है अटैचमेंट, जो जुड़ाव होता है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हम ये कहते हैं कि मैं आज से तेरा पति, 7 जन्मों की कसमें खा ली, हम पूरी उम्र साथ रहेंगे, उसके लिए वेसोप्रेसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मोनोगैमस बिहेवियर के लिए। यानी वो एक रिसर्च से पता लगा कि जो चूहे थे उनके अंदर एक खास तरह के चूहे थे, जब उनसे वेसोप्रेसिन निकाल लिया गया, उनको ऐसे इंजेक्शन दिए गए कि वेसोप्रेसिन हार्मोन खत्म हो गया, तो चूहे धोखेबाज हो गए, वो कहीं भी रिलेशन बनाने लगे। जब तक उनके अंदर वेसोप्रेसिन था वो मोनोगैमस थे अपने पति पत्नी के लिए। तो ये चीज हमें सिखाने की जरूरत है अपने आज बच्चों को कि आपने रिलेशनशिप्स को हैंडल भी करना आना चाहिए। आप जानवर नहीं हो कि आप कहीं पर भी शुरू हो गए सेक्स करना, आप पार्कों में लगे हुए हो, आज आप थिएटर में लगे हो। व्हाट इज दिस गोइंग इन ऑन इन अवर कंट्री? आर वी मैड? आर वी एनिमल्स? आज ऐसे तो जानवर भी नहीं करते। आज अगर आप देखो तो जानवर भी कोई ढंग के प्लेस पे और ढंग के सीजन, उनका भी एक सीजन होता है, और हम लोग जो है ये ऐसी चीज बना ली है कि ये कोई जिसे कहा जा रहा है ना फिजिकल नीड, इट इज नॉट अ नीड। सबसे पहले बात आपको ये समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट ए नीड कि रोज सेक्स करना, रोज सेक्स चाहिए, सेक्स सेक्स सेक्स, वो आपने बना लिया है उस चीज को।
यू हैव बिकम एडिक्टेड टू दैट। अदरवाइज ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने आज समाज ने सेक्स को शर्म का जरिया बना लिया, आज आपने सेक्स को इज्जत का जरिया बना लिया। तो जैसे ही आपने उसको कई कई चीजों से जोड़ते गए, आपके अंदर टैबू उससे जुड़ते गए और आप उसके प्रति उतने ही इल इन्फॉर्म्ड होते रहे। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, यानी स्कूलों में, एंड पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी। और एक और चीज आपके यहाँ से बताना चाहूंगा मैं, कितने लोगों को ये पता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, RKSK, जो भारत सरकार चलाती है। उसके चलते हमारे हर जिले के सरकारी अस्पताल में एडोलसेंट हेल्थ काउंसलर रखे गए जी। जैसे ही कोई बच्चा व्यस्क होने लगता है, एडोलसेंस में जाता है, एज में जवान होने लगता है, तो उनको प्रॉपर वहां से काउंसलिंग दी जाती है। तो अगर आपको काउंसलिंग दिलवानी है, आप क्यों नहीं लाते राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एडोलसेंट हेल्थ काउंसलर्स के पास? सरकारी की सुविधा को आप कोसते रहते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ कितना उठाया आपने आके, आपको पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। आप अवेयर ही नहीं हो। तो आपको हम बता रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आप सर, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि इस वीडियो को ज्यादा वायरल करना, कि हमारे देश के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सेंटर्स पर जाए, वहां सरकारी अस्पताल में एडोलसेंट हेल्थ काउंसलर्स हैं जो आपके बच्चों को प्यूबर्टी की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, रिलेशनशिप की, सही एज की, सही, सरकार ने हर चीज का बंदोबस्त कर रखा है। आप जाओ तो सही एक बार। राइट। सर, आज की हमारी जनरेशन को प्लीज लव के बारे में भी बताइए, क्योंकि लव के नाम पर वो लोग सिर्फ सेक्स को ही सब कुछ समझते हैं, है ना? लव नाम की कोई चीज होती है, इस बारे में गाइड कीजिए। लव नाम की कोई चीज नहीं होती। आज तक जो हमें बहकाया गया है और बहलाया गया है कि लव होता है, कुछ होता है। रिलेशनशिप के सिर्फ 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 अट्रैक्शन, एंड नंबर 3 अटैचमेंट। लस्ट का मतलब वासना, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, और अटैचमेंट का मतलब जुड़ाव, जिसे हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। जैसे लस्ट को कंट्रोल करता है हमारे सेक्स हार्मोन्स। लड़की के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन और लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लड़का और लड़की के अंदर आकर्षण को कंट्रोल करता है नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन या डोपामिन हार्मोन, और अटैचमेंट को या जुड़ाव को कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जो आप ये बात कहते हैं कि मैं तो उसके साथ जीने मरने की कसमें खा रहा हूँ, पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे हम लोग, हाथों में हाथ लेकर सातों जन्मों तक साथ निभाएंगे, उसके लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन जिम्मेवार होता है। बीच में लव नाम की चिड़िया कहीं पर भी नहीं है। हाँ, आप किसी के प्रति कोई अच्छा बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज लव। लेकिन एज सच कोई ऐसा हमारी फीलिंग्स नहीं होती हैं लव वाली, जिसे अब तक नाम दिया आ रहा है आशिक आशिकाओं द्वारा या लैला मजनू द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये तीनों चारों चीजें भी टेम्परेरी होती हैं। हमारा लस्ट भी टेम्परेरी होता है। जहां लस्ट हमारी तुरंत उसके साथ जो कामुक इच्छा होती है, उसके तुरंत बाद वो खत्म हो जाती है। अट्रैक्शन किसी व्यक्ति के अंदर 6 महीने तक रह सकती है, और जुड़ाव, अटैचमेंट किसी व्यक्ति के खत्म होते ही, जैसे किसी का पति मर गया, किसी के माता पिता मर गए, उस व्यक्ति के खत्म होते ही वो खत्म हो जाता है। इसलिए इसे मोह माया कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है कि जैसे ही वो हार्मोन्स खत्म होते हैं, वो सब चीजें, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो रिलेशनशिप फेसेस है, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कच्ची उम्र में आप इन हार्मोन्स के बहाव में आकर कोई भी गलत फैसला ना लें। हमेशा अपनी लाइफ के अंदर लॉजिकल फैसला ले, लंबा सोचकर फैसला ले कि हाँ मेरा करियर जरूरी है, हाँ मैं अगर यहाँ शादी कराऊंगा तो क्या मेरे बसने के, रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि एक फेज के बाद जब आपकी वो फीलिंग खत्म हो जाती है, जब आपके दिमाग से वो हार्मोन वैनिश हो जाता है, तो सामने वाले की असलियत सामने आती है। फिर आप ब्रेकअप के शिकार होते हैं। फिर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे आपको स्ट्रेस होता है, इसीलिए उसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। सर, आज के डिजिटल एरा में पोर्नोग्राफी, साइबर ब्लैकमेल, ऑनलाइन हैरेसमेंट और प्राइवेट फोटोज लीक जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रही है। तो आप कुछ ऐसे हमें सजेशंस बताइए जिससे पेरेंट्स, स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो इन सभी क्राइम से बच सके जो उनके साथ हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक स्टडी बताती है कि जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनके साथ 70% चांसेस होते हैं किसी भी तरह का साइबर क्राइम होने के। मेरे एक्सपर्ट लेक्चर्स होते हैं साइबर क्राइम्स के ऊपर भी। हर लड़की को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी फोटोज और वीडियोस को किसी भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हैंडल्स पर या फेसबुक पर, स्नैपचैट पर शेयर ना करे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी नंगी या अश्लील वीडियो या फोटो के ऊपर ओवरलैप करके वायरल की जा सकती है। लड़की कहती रह जाएगी ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, लेकिन जब तक उसकी इज्जत और परिवार की इज्जत धूमिल हो चुकी होगी। किसी भी लड़की ने किसी भी लड़के के साथ, किसी अनजान शख्स के साथ ऐसी अश्लील वीडियो कॉल नहीं कर रही हैं। आज देखा जा रहा है कि लड़कियां
अपनी प्राइवेट चीजें दिखा रही हैं, बॉडी पार्ट्स दिखा रही है, मैस्टरबेशन कर रही है वीडियो कॉल के ऊपर, बॉयफ्रेंड है जी मैं उसके साथ कर रही हूँ। नहीं पता आपको कि बॉयफ्रेंड उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, जो आप उसको वन टाइम फोटो भेज रहे हैं जो एक क्लिक में डिलीट हो सकती है, आप सोचते हो डिलीट कर देगा, वो हो सकता है दूसरे फोन से उसे उसने रिकॉर्ड कर लिया हो। आज हम लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, घंटों घंटे अश्लील उसके अंदर कंटेंट होता है। ये चीजें आज ब्लैकमेलिंग बढ़ रही है। एक लड़की रिलेशनशिप में रहकर घुट घुट कर जी रही है कि है इससे तो मैं सब कुछ कराई, इसके पास मेरी फोटोज है, वीडियोज है, कॉल रिकॉर्डिंग है, एक घुट रही है एक लड़की। आप लड़कियों को ये ध्यान में रखने की जरूरत की जो भी चेंजिंग रूम्स हैं, ट्रायल रूम्स हैं, या जो भी वॉशरूम्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, स्कूल के टॉयलेट्स हैं, हॉस्टल के वॉशरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, उनके अंदर अच्छे से चेक कर लेंगे कोई कैमरा इंस्टॉल तो नहीं है। आजकल घटनाएं बढ़ रही है कि इवन लड़कियां ही अपने बॉयफ्रेंड को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, आप उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि आज ये होटल की हॉस्टल की वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे, वो वीडियोस अपने बॉयफ्रेंड को सप्लाई करे जिससे वो पैसा कमा रहा है उसके बॉयफ्रेंड। इसके बारे में आपने हमेशा चौकन्ना रहना है। किसी वॉशरूम, चेंजिंग रूम या टॉयलेट के अंदर कैमरा आपने जरूर चेक करना है, कहीं लगाया तो नहीं गया है। पब्लिक टॉयलेट यूज करने से बचना है। अगली चीज जो आपने बचनी है कि कोई भी पॉर्न वेबसाइट्स आपने ओपन नहीं करनी है। पहली बात तो आपका दिमाग अश्लील कर देगी। अगली बात, वो जब पॉर्न वेबसाइट्स आप खोलते हैं तो आपके फोन के अंदर मालवेयर या स्पाईवेयर आ सकते हैं जो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चुरा सकते हैं। अगली चीज पेरेंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, फोन में उसके पासवर्ड है कि नहीं, क्या लॉक क्यों किया हुआ है, किससे बात कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पर किससे बात कर रहा है, वो आप चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी के बहकावे में आ रहा है। ब्रिटेन की एक इन्फ्लुएंसर थी जिसने कई लड़कियों को अपनी चैटिंग के जाल में फंसाकर प्रोस्टिट्यूट बना दिया, वैश्यावृत्ति के चक्कर में धकेल दिया। लड़कियों को यह ध्यान में रखने की जरूरत कि किसी भी अनजान लड़के के मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, उनके साथ डिटेल शेयर ना करें। आज हो क्या रहा है, गीता गई सीता के साथ घूमने के लिए, वहां पर अपनी फोटो शेयर कर दी, साथ में अपनी लोकेशन भी टैग कर दी। आपको कोई व्यक्ति आपकी फ्रेंड लिस्ट में से ही स्पाई कर सकता है कि आप इस समय कहां पर है। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत कि आपके जो आसपास जहां आप जा रहे हैं वहां तो नहीं आपको कोई पब्लिकली रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहा है। आज लड़कियां रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में होटल में जा रही हैं, कैफे में जा रही हैं, कहीं पर भी शुरू हो रहे हैं, वो लोग पार्कों में शुरू हो रहे हैं, तो वहां पर कोई लोग उनकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। कि वो रिकॉर्डिंग्स ना केवल वायरल होती हैं बल्कि आपकी इज्जत लूटती हैं, वो साथ में आपके परिवार की इज्जत लूट जाती है। ठगी तो बहुत कम उसमें होते हैं। ठगी का आप कभी शिकार ना हो। किसी भी आप क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड को हम स्कैन मत करने बैठ जाइए कि हाँ इससे कोई इनाम मिलेगा, ये इससे कोड भर दो, इसमें आपको, वो एक फ्रॉड हो सकता है। आपको पब्लिक वाईफाई यूज करने से बचना चाहिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर पब्लिक वाईफाई है वो यूज करने से बचना चाहिए, उससे आपके हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। आपको चार्जिंग पॉइंट्स यूज करने से बचना चाहिए जो भी कहीं पर पब्लिक प्लेसेस में लगे हुए हैं। हो सकता है उस चार्जिंग केबल से आपके फोन के डाटा को चुरा लिया जाए। आपको क्रैक्ड वर्जन ऑफ एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करने हैं। आजकल लोग पैसे देने के चक्कर में कि भी पैसे क्यों दे, हम महंगी एप्लीकेशंस आती हैं, क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर रखी है। आपको टेलीग्राम एप्स के ऊपर जितनी भी ये एप्स जिससे आप सोचते हो कि हमारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं, स्नैपचैट हो गया, कुछ हो गया, इन पर मैसेज करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कई मैसेजेस उनके सॉफ्टवेयर से डिलीट नहीं होते। हमें लगता है कि उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। आपको अपनी फोन में ऐसी एप्स यूज करने से बचनी चाहिए जो आपके फोन नंबर चुरा लेते हैं। आजकल हमें पता लगता है कि ये ऐप ऐसी है जो फोन नंबर बता देती है, नाम बता देती है किसका नंबर है, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपलोड कर देती है अपने सॉफ्टवेयर में, जिससे आपका नाम जो सबसे ज्यादा तरीके से सेव्ड है लोगों के फोन में वो डिस्प्ले होने लगता है। ऐसी एप्स को यूज करने से बचे। कोई भी फिल्टर ऐप, फोटो फिल्टर ऐप यूज करने से बचे। अपना फोटो, अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो फोटो वीडियो भी उनके डाटाबेस में स्टोर रह सकती है। कोई भी आपको अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एप्स बैन है, उसे चलाने की कोशिश ना करे, और जितना हो सके वो साइबर ठगी से बचने की कोशिश करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर हमारे देश में 1930 है, जहां पर आप कॉल करके इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई क्राइम के शिकार हो गए हैं, कोई भी अनजान वीडियो कॉल आप अटेंड ना करें, वो आपकी रिकॉर्डिंग कर सकती है कि, और अपने अश्लील वीडियो पर लगाकर ये कह सकते हैं कि जी ये देखो मेरे साथ अश्लील वीडियो कॉल कर रहा था, आपको ब्लैकमेल कर सकता था। तो ये कई चीजें हैं जो आज के युवा लड़के लड़कियों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो साइबर क्राइम के शिकार ना। जी सर, अगर आपको भारत के स्कूल में जाकर बच्चों को कुछ लाइफ स्किल सिखानी हो तो वो आप कौन सी सिखाना पसंद करेंगे? उसकी मैं 2 ही चीजें उनको कहूंगा। एक तो टीचर्स की रिस्पेक्ट और एक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। ये सबसे बड़ी लाइफ स्किल है। जिस बच्चे ने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीख लिया वो अपने पेरेंट्स की सारी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेगा। जिस बच्चे ने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीख लिया वो टीचर्स की स्किल्स जितनी भी है वो सीख लेगा। उससे अगर आपने दोनों की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया तो आप तीसरी चीज सीखेंगे जो आपका नुकसान ही करेगी। तो सबसे बड़ी लाइफ स्किल है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिसने रिस्पेक्ट चीज को बैलेंस तरीके से जीना सीख लिया, ये सबसे बड़ी लाइफ स्किल है। राइट सर। एक लड़की की सबसे बिगेस्ट इमोशनल बैटल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने खुद के घर वालों से होती है।
तो जब फैमिली उसके ड्रीम्स के, सेल्फ रिस्पेक्ट के और फ्रीडम के खिलाफ खड़ी हो जाए तो एक बेटी सही फैसला कैसे ले? सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि बेटी किस चीज की फ्रीडम मांग रही है। आज आप देख रहे हैं कि 10th क्लास की बेटी फ्रीडम मांग रही है इंस्टाग्राम और फेसबुक की गुलाम होने की। आज एक बेटी फ्रीडम मांग रही है किसी बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाने की। आज एक बेटी फ्रीडम मांग रही है रात रात भर क्लब में नाचने और ड्रग्स लेने की। तो फ्रीडम भी वो कौन सी मांग रही है इस बात पर डिपेंड करता है। अदरवाइज फ्रीडम वर्ड एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और पेरेंट्स ऐसे कोई नहीं होते हैं कि जो आज का टाइम वो रह नहीं गया सिनेरियो वैसे कि जहां पर आप खुद आप बेटी हैं, आप देखिए आपके घर वाले और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक क्लैपिंग तो आपके लिए बनती है कि आप अपना पैशन परस्यू कर रही हैं जो आप करना चाह रही हैं। तो अगर बेटी सही दिशा में है, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो उसके सपनों को कुचलने की कोशिश करेगा। पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, उन्होंने अपना फाइनेंसिस भी देखना होता है, उन्होंने अपना सोशल सर्कल भी देखना होता है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी भी देखनी होती है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स आज हमारे इतनी कोशिश कर रहे हैं। बेटियों को पहले स्कूल में नहीं भेजा जाता था, आज बेटियां स्कूल में जा रही हैं। तो अब बेटियों के कंधे पे जिम्मेवारी है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने तो बहुत कह लिया, अब वो टाइम आने लग गया दोबारा से मैडम कि जहां पर लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी को बाहर पढ़ने भेजूंगे नहीं, कहीं किसी के साथ भाग गई तो, कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप बना गई तो, 18 होने के बाद कहीं पुलिस थाने में कोर्ट में खड़ा कर दिया तो अब बेटियों ने वापिस वो दिन लाने शुरू कर दिए हैं। तो आपके पास बेटियों यही एक सुनहरा मौका है, ये गोल्डन टाइम है। आज की जनरेशन ये तय करेगी कि कल की लड़की भी आजाद रहेगी या कल की लड़की भी वो गुलाम बन जाएगी पहले की तरह, क्योंकि वक्त फिर से बदलने वाला है। अगर आपने अपने चरित्र को और अपने कामों को जो आप कर रही हैं अगर वो आपने चेंज नहीं किए तो ये मेरी बात आप याद रख लो, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। सर आज हम बेटियों को तो संस्कार सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं, लेकिन बेटों को इतना नहीं सिखाते हैं। आपको क्या लगता है अगर दोनों में मतलब डिफरेंस ना करके एक जैसे संस्कार हम बोएंगे दोनों में तो ये क्राइम्स होने रुक जाएंगे? मैं ये मानता हूं कि मैंने दोनों तरीके से लेक्चर्स देने की कोशिश की। हाँ जी। लड़कों को भी समझाने की कोशिश की और लड़कियों को भी समझाने की कोशिश की जी। जो चीज आउटकम निकलकर सामने आया वो ये कि बेटियां ज्यादा जल्दी समझती हैं। हाँ। बेटियां सेंसिटिव होती हैं, बेटियां इमोशनल होती हैं, बेटियां वल्नरेबल होती हैं और ये इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है उन लोगों का। लड़कियों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तभी एक मातृत्व की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बनने की और बच्चा पालने की क्षमता एक लड़की के अंदर होती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लड़की जब समझ जाती है तो वो होश में रहती है, वो संभल जाती है। और लड़का नशे भी करता है तो आप लड़के को कितनी अच्छी बातें समझा लो, जब वो नशा करेगा ना वो सब भूल जाएगा, जब वो गलत संगत में जाएगा वो सब भूल जाएगा। लेकिन लड़की उस चीज को एकदम से ऑब्जर्व करती है। सही कह रहा है, सही कह रहा है मेरा। और एक लड़की अगर ना कर दे, मान लो हम एक रिलेशनशिप्स के बारे में उनको सही सलाह दे रहे हैं और लड़की को ये कह दें कि जी प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स माने गलत होते हैं, वो याद रखेगी। लड़कियां सीख को याद रखती हैं। आप देखिए कि जब ससुराल में एक लड़की जाती है उसकी माँ समझाती है उसको, बेटा ऐसे कोई गुस्सा करे तो आपने बिल्कुल ठीक रहना है, शांत रहना है, घर बसा के चलना है, तो वो घर बस जाते हैं। अगर वो चीज हम लड़के को समझाएंगे, लड़का घर रहता ही बहुत कम है। और दूसरा लड़की के संस्कार भी आगे बच्चों में जाते हैं, बच्चे ज्यादातर कांटेक्ट में अपनी माँ के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक पक्ष को भी समझा लेंगे, और आज तो लड़कियों को भी समझाने की जरूरत हो रही है। आप देख रहे हैं कि पहले जहाँ लड़के भी डरते थे, पहले जहाँ लड़के कहते थे हमें आजादी चाहिए, आज तो लड़के डरे हुए हैं। आज तो लड़के कहते हैं जी हमारी भी कोई आवाज उठा दो, सारे हक लड़कियों को दे दिए जी, बस की सीट भी लड़की के लिए रिजर्व कर दी और उसके बाद जी सारे कानून भी लड़कियों के पक्ष में बना दिए। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लड़कों पर। जब आदमियों ने और लड़कों ने ऐसे ऐसे क्राइम्स करने शुरू कर दिए बच्चियों के साथ और औरतों के साथ, तो वो बनाने पड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन बच्चियों को समझाने की इसलिए जरूरत कि जो आज बच्ची अपनी मर्जी से कंसेंट के चलते इमोशनली ब्लैकमेल होकर कंसेंट दे देती है कि चलो ठीक है मेरे को बड़ा प्यार करता है, ग्रूमिंग में आ जाती है। किसी लड़के ने कह दिया मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ लुटा दूंगा। लड़की उसको सब कुछ दे आई, चाहे बाद में उससे ब्रेकअप कर ले, लेकिन दे आई, लुटाई, उसकी मैरिटल लाइफ खराब होगी। लड़का तो आगे निकल जाता है, लड़के को फर्क पड़ता है। इसलिए लड़की को बहुत समझाने की जरूरत है और लड़कियां समझती भी हैं। तो इसीलिए हम बेटियों को समझाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे और बेटी को बचाएंगे भी। बेटे भी इंपॉर्टेंट, लेकिन बेटों को
उनके पापा घर पे समझाएंगे। जी। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आज हमारी सोच ऐसी हुई है? क्योंकि आज भी बेटी के जन्म पर चिंता की जाती है, ऐसा क्यों? कब बदलेगा ये समाज? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये पूरा ड्रामा चल रहा है सोसाइटी के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबने सिर्फ भ्रूण हत्या से जोड़कर देख लिया कि जी गर्भ में इसको कोई नहीं मारेगा, लेकिन उसके बाद जब वो पैदा हो गई, आज भी एक छोटे बच्चे से लेकर नेता तक जो टीवी डिबेट पर बैठा है, बुजुर्ग, वो माँ बहन की गालियां दे रहा है, बेटी को गाली दे रहा है, तो कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक हर व्यक्ति दरिंदा बना हुआ है, लड़कियों के ऊपर नजर रख रहा है, शादीशुदा आदमी भी मैरिड होके बच्चियों के ऊपर नजर रख रहा है कि मेरे को घर वाली के साथ साथ बाहर वाली मिल जाए। कहाँ से बच्चियां बेटियां सुरक्षित होंगी? कैसे बेटी बचाओगे, कैसे बेटी पढ़ाओगे? अपनी बेटी को स्कूल कॉलेज छोड़ने जा रहे हो तुम लोग ये कह के कि जी बेटी पढ़ाई में ध्यान देना, मन लगाकर पढ़ना, कुछ बनना है। दूसरी की बेटी को तुम होटल कैफे में ले जा रहे हो। कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? फेक फेमिनिज्म का एजेंडा आज हमारी सोसाइटी में चल रहा है। लड़कियों की आवाज उठाने के चक्कर में कई लोग नेता बन गए, लेकिन आज भी बेटियों की हालत वही है। आज भी आप देखिए कितने बाप अपनी बेटी की लव मैरिज को स्वीकार करते हैं, उनकी ईगो आ जाती है, यहाँ शादी नहीं करने दूंगा, कहीं पर एज डिफरेंस आ जाए तो इस लड़के से शादी नहीं करनी, मैं जहां चाहूंगा वहां शादी होगी। कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक चल रहा है ये। आज बेटी को कम कपड़े पहनने पर टॉन्ट किया जाता है कि तूने ये कर लिया, अश्लील टिप्पणियां, भद्दी टिप्पणियां की जाती है। कोई लड़की सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दे, उसके ऊपर भद्दी टिप्पणियां की जाती है। कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सुरक्षित भी रखो, जीने भी दो, बेटी को जीने दो। साथ में ये भी एक नारा लग जाता है ना अगर, तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये फॉल्स नरेटिव आज लोग लिए घूम रहे हैं, सिर्फ स्टिकर चिपकाने से, ट्रकों के पीछे लिख देने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उससे सक्सेसफुल नहीं होगा। अपनी सोच बदलो, बेटी के प्रति नजर अच्छी रखो, औरतों के प्रति नजर अच्छी रखो। आज तुम जो है सारी जगह औरतों को ताड़ते फिरते हो, कोई लड़की अपना नंबर देने से भी डरती है किसी लड़के को, कई कॉल मैसेज ना शुरू कर दे। जैसे ही तुम्हारे हाथ में किसी लड़की का नंबर आता है, शुरू हो जाता है उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। मेरे को तो नहीं कोई करता गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, मेरा कोई नंबर ले जाता है तो दैट मींस आपकी सोच अच्छी नहीं है। अप्रोच हो जाए बस किस तरह लड़की हाँ कहते ले चलेंगे उसको, चल पड़ेगी। तो ये जो आप बेटी बचाओ बेटी, आज कितनी हजारों महिलाएं लापता है हमारे स्टेट में से। दिल्ली के पहले 2 हफ्ते की ही रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की, जनवरी के पहले 2 हफ्तों में 500 कुछ लोग लापता थे, जिसमें से 191 माइनर्स थी, लड़कियां कई लापता थी उनमें से। तो ये हालत तो हमारी बेटी बचाओ, मतलब पैदा तो हो गई और समाज में से लापता हो गई, तो ये कहे का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो बेटी को सुरक्षित रखो। बेटी के लिए जिस दिन अच्छी नजर तुम्हारी हो जाएगी, उस दिन आज कोई भी उसको पढ़ाने वाला ही उसकी सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उसको स्पोर्ट्स खिलाने वाला उसकी सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उसका ट्रेनर ही सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? राइट। यानी बेटियों को महसूस तो करवाओ कि उसकी नंगी रील्स उसको अपलोड किया। आज आप ये देखिए ना, बनियान बेचना हो, आदमी का बनियान बेचना हो, लड़की को दिखा के बेच रहे हैं। लड़की की बनियान बेच रहे हो, लड़के की बनियान बेच रहे हो। आज मोटरसाइकिल बेचनी हो, एक कम कपड़े वाली लड़की को मोटरसाइकिल बिठा देते हो, देखो जी इस मोटरसाइकिल के ऊपर ये लड़की बैठी है। फिल्म कोई हिट करनी हो, इसको नचवा दो, इस हीरोइन को आइटम सॉन्ग करवा दो। ये क्या बेटी बचाओ? ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है और वो फ्रीडम समझ रही है। लड़कियां सोचती हैं कि देखो लड़कियों का यूज हो रहा है, वो यूज नहीं हो रहा है, वो मिस यूज हो रहा है बेटियों का। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब एक नाटक चल रहा है। बिल्कुल सही, रियल लाइफ में से उतारना होगा। बहुत अच्छा है। सर, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूल और कॉलेज शिक्षा के मंदिर है या कमाई के सेंटर बन चुके हैं? पढ़ाई से ज्यादा फीस ली जाती है, अलग अलग डेज के लिए महंगी महंगी यूनिफॉर्म्स एंड जबरदस्ती के टूर, और साथ ही एक्टिविटीज, और हर महीने नए खर्चों का बोझ पेरेंट्स पर डाला जाता है। तो इस बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। मंदिर कह रहे हो प्राइवेट स्कूल? तो मंदिर क्या है, तो लूट के अड्डे बने हुए हैं। आप किसी तरीके से लूट लो। आप देखिए कि एक बच्चे की यूनिफॉर्म उसी स्कूल से मिलेगी, आज उस बच्चे की किताबें उसी स्कूल से मिलेंगी, वही पब्लिशर उसको प्रिंट करेगा। 25 रुपए की किताब नहीं होती, 5 पेज होते हैं, उसके अंदर वो 500 रुपए की मिल रही है। और ये छोड़िए, आज प्राइवेट स्कूल आपके बच्चे को बिगाड़ने में लगा हुआ है, उसको ड्रगिस्ट बनाने में, ड्रग एडिक्ट बनाने में लगा हुआ है एक प्राइवेट स्कूल। उसको झूठ बोलना सिखा रहा है एक प्राइवेट स्कूल। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे शहर में एक स्कूल है, मेरे को एक रिपोर्ट मिली कि एक बच्चे के पास, वहां 6th क्लास के बच्चे के पास ड्रग्स मिली है। वो ड्रग्स ले रहा था, या उसका जो स्कूल स्टाफ है उसने लिया। जब वो सूंघने लगा तो वो स्कूल का स्टाफ बेहोश हो गया। मैंने तुरंत 112 कॉल करके पुलिस को बुलाया, और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, स्कूल का मैनेजमेंट हेड पता है क्या बोलता है कि भाई इस मामले को यहीं दबा दो। मैं बोला कि पेरेंट्स को बुला लो, पुलिस इसमें तफ्तीश करे कि ये ड्रग्स कहां से आया, बच्चे
एक्सप्लेन हो कि नहीं नहीं हमें नहीं ये सब करना। आप सोच रहे हो कि ये लेवल है, और वही स्कूल बच्चों को ये सिखा रहा है कि झूठ कैसे बोलना है। वहां पर कोई हवाई जहाज उड़ाने वाले कोई ट्रेनिंग देने वाले आएगी, हवाई जहाज कैसे उड़ता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, वहां के बच्चे बता रहे थे, क्योंकि स्कूल की सही रिपोर्ट वहां के बच्चे देते हैं। और बच्चे बता रहे कि हमसे भी 200 रुपए ले लिए तो उसके कि आपको प्लेन उड़ाना सिखाएंगे, कैसे प्लेन उड़ता है। और हमें ये कहा गया कि जैसे ही वो जो कंपनी वाले आएंगे उनको आपने ये बोलना है कि तुम्हें फ्री में कराया जा रहा है, तुमसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। तो स्कूल में इस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं, झूठ बोलना सिखाया जा रहा है, ड्रग्स लेना सिखाया जा रहा है। आज आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उसके स्कूल में इतना इनडिसिप्लिन है, वहां के लड़के लड़की इतने बिगड़े हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। पेरेंट्स को अब रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं रह गया, ऐसा लगता है उस स्कूल का कोई रिजल्ट नहीं है। और ये कहा जाता है कि जो तो क्रीम का स्कूल है, क्रीम बनाने जा रहे हैं बच्चों का वहां पर। आज भी उसी स्कूल की वैल्यू होती है जहां का रिजल्ट बोलता है। आज आप देखिए कि आप वहां पर पेरेंट्स क्या अपने बच्चे को फेसबुक पर नचवाने के लिए भेज रहा है क्या, या उनको जो महंगी महंगी ड्रेसेस पहनवाने के लिए, या उनके लिए सारा दिन कभी नासा में भेजेंगे, कहीं कहां भेजेंगे, क्या ड्रामा चल रहा है ये। नासा में लेकर जाना है, टूर ले जाना है, 3-3 लाख रुपए के टूर पेरेंट्स को, क्या इसलिए स्कूल भेजने हैं पेरेंट्स की? उनकी जो कमाई उस बच्चे का एक करियर बना सकती है। आपने उस बच्चे को जिद पकड़वा दी कि वो जब 20 लोगों को देखेगा बच्चों को अपने साथ के, मुझे नासा जाना है। आप लोगों ने नासा भेजना है, वहां पे आपको मोटिवेशन मिलेगी। अपने देश के इसरो में ले जाओ भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च में मोटिवेशन मिल जाएगी। प्राइवेट स्कूल लूट का धंधा बने हुए हैं। पेरेंट्स को ये देखना होगा कि किस स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, वहां पर आप भेजिए। आपका बच्चा बनता तो कुछ है नहीं, उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे कुछ नहीं बनते। वो जब उनका रिजल्ट निकाल कर देखा जाता है, और जितने भी वो दिखाते हैं कि हमारे बच्चे बने, वो डमी एडमिशन होते हैं। उनके अंदर ऐसे एडमिशन दिए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कि बच्चा कोचिंग ले रहा है और वहां का नाम रोशन हो जाता है कि स्कूल का बच्चा डॉक्टर बना। पेरेंट्स को ये पता ही नहीं लगता कि ये स्कूल में पढ़ता है, तो आता नहीं था कभी, ये तो कोचिंग सेंटर में बैठा रहता था। सेकेंडली, हर पेरेंट को ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की कीमत पर आपका स्कूल आगे बढ़ रहा है, बच्चा वहीं पर खड़ा है। बच्चों की आपने लाखों लाख रुपए फीस भर दी, लाखों रुपए फीस भरने के बाद स्कूल के अंदर अगर आपका बच्चा +2 करने के बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BBA कर रहा है, तो वो तो सरकारी स्कूल से करके भी कर लेता। उसमें आपको इतना प्राइवेट स्कूल, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, वहां पर ना स्किल सिखाई जाती है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है। माफ करना, ये सब चीजें भी उसी को शोभा देती हैं जो आगे चलकर कुछ बन जाए। अगर आपका बच्चा कुछ बना ही नहीं और उसे सिर्फ ये बोलना आता है, हेलो हाउ आर यू, हेलो वेयर आर यू, तो इसका उसके ऊपर कोई यूज नहीं है। अगर वो कुछ बना नहीं है अपनी लाइफ में, तो बच्चे का बनना, अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों को सोचना चाहिए कि पेरेंट्स को लूटना बंद करें। फीस के नाम पर, एसेसरीज के नाम पर, जो चीज 20 रुपए की आप 400 की बेच रहे हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन इन स्कूल। इससे बच्चों के अंदर बहुत गलत मैसेज आता है कि ये ऐसे लूटते हैं। वो कल को डॉक्टर बन भी गया तो वो डॉक्टर बन के लूटेगा कि हमारा स्कूल भी ऐसे लूटता था। वही संस्कार ही तो हो रहे हैं, चाहे टीचर्स है चाहे प्राइवेट स्कूल। तो आप संस्कार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इससे किसी भी प्राइवेट, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से बुला के पूछ लो, हाँ भाई तुम्हारे स्कूल में क्या क्या गलत होता है, वो 10 बात गिना देगा। ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो मैडम ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, वो सर ऐसे बोलते हैं, पैसे ऐसे ज्यादा लिए जाते हैं, बस के 200 रुपए लगते हैं लेकिन 2000 लिए जाते हैं। 100 बातें आपको मिलने को मिल जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी आपने मतलब हमारे प्राइवेट स्कूल के बारे में भी बताया। और प्राइवेट स्कूल के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, हाँ, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, उसके बारे में अपने आवाज उठाई। हमारा स्कूल इतना फेमस फेमस का क्या करना है, हमने बच्चा फेमस थोड़ा करना है, हमने तो बच्चे को कुछ बनाना है। तो सोशल मीडिया पेजेस बना दिए फेसबुक के, बच्चा कुछ बना नहीं है, सिर्फ आपके फेसबुक पेज की सेलिब्रिटी बन के रह गया, आपके पोस्टर का वो पोस्टर बॉय बन के रह गया बच्चा। यानी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। राइट सर, आज के स्कूल टॉपर तो बना रहे हैं, लेकिन क्या अच्छा इंसान भी बना रहे हैं? क्योंकि बच्चों को करोड़ों कमाने का सपना तो सिखाया जा रहा है स्कूलों में, लेकिन कंसेंट, रिस्पेक्ट, ये कौन सिखाएगा? बच्चे को टॉपर बना के भी कौन सा तीर मार लिया स्कूलों ने। आज आप देखिए कितने बड़े बड़े IAS अधिकारी ये करप्शन करते हुए, करोड़ों रुपए लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। वो बड़े बड़े एसेस लिखाते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में कि ईमानदार होना चाहिए, हमारे देश में इतना महान होना चाहिए। वीडियोस वायरल होती हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए UPSC के इंटरव्यू में, ये सवालों के जवाब देके IAS बना है। अगर उनमें से कुछ IAS रिश्वत देते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो स्कूलिंग पर सवाल उठता है, उस ट्रेनिंग पर सवाल उठता है, उन लोगों पर सवाल उठता है, और उन लोगों पर भी सवाल उठता है जो उस IAS को पैसा देने की हिम्मत करते हैं। तो दैट मींस पूरा ही समाज के चरित्र पे सवाल उठ रहा है। तो एजुकेशन दी कहां जा रही है? अगर उस आज जजेस में भी, जुडिशरी में भी करप्शन हमें
देखने को मिला, कई जजेस के नाम आए उसके अंदर। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, चिंता का विषय है। हाँ, जहां तो हमें इस चीज से मुक्त होते जाना चाहिए था। आज खबरें आती हैं, फला एसएचओ 30,000 की रिश्वत लेता गिरफ्तार, फला महिला एसएचओ 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? यानी बच्चा कुछ बनने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद भी उसके अंदर पैसे की हवस है। यानी हम उसे सही मॉरल एजुकेशन, सही स्पिरिचुअल एजुकेशन, सही वैल्यूज सिखा ही नहीं पा रहे हैं सोसाइटी की। हमें ये सिखाना चाहिए कि आप कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बिगड़ो मत। आप कुछ बन भी गए, उसके बाद भी आप बिगड़ रहे हो। आप इस वेरी दुखदाई स्थिति, इसमें आप ये मत देखिए कि ये क्या बोल दिया इसके बारे में, ये क्या बोल दिया जज के बारे में। जब तक हम बातों के कंटेंट को नहीं देखेंगे और उस आदमी को पिन पॉइंट करेंगे कि ये बोल कौन रहा है और क्या बोल दिया इसने, यही ईगो और एटीट्यूड हमें लेके डूब रहा है। हम सबको इस पर चिंता का विषय है, ये सोचना चाहिए कि बच्चे को क्या एजुकेशन हमें देनी चाहिए। टॉपर बनना कोई खास बात नहीं है। आज आप देखिए कि हमारे देश के कितने प्रधानमंत्री प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकले थे, कितने इंटरनेशनल स्कूल से पढ़कर निकले थे, कितने प्रधानमंत्री अपने टाइम पे टॉपर हुआ करते थे। तो टॉपर होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सारे टॉपर नौकरी करते मिलेंगे आपको कोई ना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। दिल्ली जंतर मंतर पर अभी हाल ही में जो पेपर लीक के मामले को लेकर प्रोटेस्ट चला है, स्टूडेंट ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मांग थी वो ये थी कि जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा चाह रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे शिक्षा मंत्री एक गया दूसरा आ गया, तो इससे एजुकेशन सिस्टम में तो कोई सुधार नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि हमें, मतलब सरकार ने कौन सी नब्ज है जो पकड़नी चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए? हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सत्ता परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन है। ये जब दिन गलतफहमी हमारे दिमाग से निकल जाएगी, वहां नीट के बच्चों ने इस चीज को ईगो बना लिया कि नीट लीक हो गया तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। एक भी नीट प्रोटेस्टर ने इस बात की आवाज उठाई कि जो आज कोचिंग सेंटर्स का माफिया चल रहा है पूरे देश के अंदर, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर, वो माफिया बंद होना चाहिए। किसी भी बच्चे ने ये आवाज उठाई कि आज जो महंगी फीसें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ली जा रही हैं, जिसको पे करने के बाद वो एक डॉक्टर जब बन के निकलता है बच्चा, वो सोचता है कि मैं भी पैसे बनाऊंगा, इतने पैसे खर्च के आया हूं, क्या इस बारे में आवाज उठाई? किसी बच्चे ने ये आवाज उठाई कि आज जो सिलेबस आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से है, कहां से है, जिसके लिए बच्चों को अलग से कोचिंग लेने की जरूरत पड़ रही है। किसी बच्चे ने ये आवाज उठाई कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होनी चाहिए, इतने सारे बच्चे नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर गए। तो व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश तो किसी ने करी नहीं। हमेशा उस व्यक्ति ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठा दी जिसका काम नहीं बना। आप देख लीजिए कि मेरा इस सत्ता से काम नहीं बना, चेंज करो भाई, दूसरी सत्ता लेकर आओ। उससे व्यवस्था नहीं बदलती, उससे वो लोग बदल जाते हैं जो किसी के काम करवाने के लिए चुन लिए जाते हैं, और वो काम जब पूरे नहीं होते तो कहते हैं चलो जी अब इसको बदलते हैं, इसको बाय बाय कहते हैं। और यही काम हमारे देश के अंदर हो रहा है। और आज नीट प्रोटेस्टर्स को आप देखें अगर, तो उससे तो हमारे जेनजी का और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनका चरित्र उजागर हो गया है। आज बच्चे जिस तरीके से गालियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हम भगत सिंह है। कौन सा भगत सिंह आपने देखा जो गालियां देता था? वो भी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। लक्ष्मीबाई लड़ी, सावित्रीबाई फुले लड़ी। अगर ये एंड ऑफ एजुकेशन होना था, अगर मेडिकल का बच्चा आज सड़क पे उतर के गालियां दे रहा है, तो हम कहा मेडिकल वाले बच्चों को सबसे इंटेलिजेंट, सबसे इनोसेंट मानते थे, वो गालियां दे रहा है। कहां आपने देखा कि आप नंगा हो रही हैं सड़क पे खड़े होकर, लड़कियां ब्रा में घूम रही हैं, लड़कियां अपने जीन्स के बटन खोल के प्रोटेस्ट कर रही हैं, और ऐसे ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स लिख के आप उनको बोर्ड्स को लेके खड़े हो, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को, हमारे देश को गाली दे रहे हो। आपकी पूरी दुनिया मजे ले रही है, जो देख रही है पूरे देश दुनिया में कि ये क्या चल रहा है, इनके यहाँ ड्रामा। प्रोटेस्ट करने की एक सही तरीका होता है, उस आवाज उठाने का भी एक तरीका होता है। जेनजी पहली व्यक्ति नहीं है जो आवाज उठा रही है कि हम आवाज उठाएंगे। सोशल मीडिया ने आपको बहका दिया और आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी कर दिया गया। आप देखिए कि आपके आंदोलन को किसी और ने रिप्लेस कर दिया। आज कोई नेता आ गया एकदम से पैराशूट से, हाँ अब ये संभालेंगे कमान आपके आंदोलन की। आप लोगों का मूर्ख ही बनाया गया। आपको भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जेनजी की, कहीं आपका फायदा तो नहीं कोई नेता उठा रहा। अगली चीज आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी बहुत गलत सरकार है, बहुत गलत समाज है, हम चेंज लेकर आएंगे। जो चीजें आप गलत कर रहे थे, जो आप गालियां दे रहे थे, कपड़े उतार रहे थे, नंगे हो रहे थे, गंदे गंदे वर्ड्स लिख के आप इतनी गंदी हरकतें आप वहां पर जंतर मंतर पर कर रहे थे, अगर हम लोग कहें कि हमें भी प्रोटेस्ट करना है जेनजी के खिलाफ, हम लोग कहां जाकर प्रोटेस्ट करेंगे बताइए? हम लोग तो कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग समाज का हिस्सा तो है। हम लोग कहां जाएंगे कि हमारी जनरेशन ये क्या कर रही है? बताओ, कोई है तुम्हारा कोई वाली
वारिस जिसके आगे हम जाके प्रोटेस्ट कर सके कि भाई जेनजी को सुधारो। आप लोग केवल एक अनियंत्रित भीड़ बनती जा रही हो, एक सोशल मीडिया का हिस्सा बनते जा रहे हो। और जो लोग ये कहते हैं कि मिलियंस फॉलोअर्स होने पर इंस्टाग्राम पर ही एक असली समर्थन होता है, अगर आज ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसके 21 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप लोग तो भाई हथियार उठा लेते कि हमारे लादेन साहब ने कहा है कि ये करो, वायलेंस करो। तो कभी भी सोशल मीडिया जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये किसी की सफलता की या किसी की बात मानने की उपलब्धि नहीं होती कि इसकी बात मानी जाएगी। अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, अपनी भाषा को सही रखो, अपने चरित्र को सही रखो। वरना अगर ऐसे डॉक्टर बन भी गए, तो अगर ऐसे गालीबाज और ऐसे नंगेपन वाले डॉक्टर बन भी गए, तो यकीन मानना वो डॉक्टर बनना भी आपका पूरी तरह से असफल है। आपकी एजुकेशन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। देखा आपने वो नीट क्लियर करी हुई लड़की कैसे कैसे डायलॉग बोल रही थी एक कॉमेडी शो के अंदर। ऐसे ऐसे तो आपके इन्फ्लुएंसर है जिनकी इन्फ्लुएंस में आप हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तक किसी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए कुछ ऐसे कठोर कदम क्यों नहीं उठाए जो उठाने चाहिए? तो आपके नजरिए में वो कौन से कदम है जो उठाने चाहिए? मैं समझता हूँ कि एक तो क्लासरूम्स में जो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम चल रहा है कि बच्चे रट्टे लगा के पास हो रहे हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, ये सिस्टम खत्म करना चाहिए। हमें निर्धारित करना चाहिए कि कोचिंग सेंटर रहेगा या स्कूल रहेगा। आज बच्चा कंफ्यूज है कि कोचिंग सेंटर में जाए कि स्कूल में एडमिशन ले। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो स्कूल की पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे और वहां वो पास हो जाए? ये कोचिंग माफिया सारा ही यहाँ से निकला है। तीसरा, हमें ये चीज क्लियर करनी होगी कि हम टीचर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और दूसरा जो पीडीएफ बुक्स से या ऑनलाइन क्लासेस से। उससे क्या हो रहा है, बच्चा सब्जेक्ट भले ही सीख जाए, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज जो टीचर का डायरेक्ट कंट्रोल होता था उसको एक नर्चर करने में, वो चीज हम खोते जा रहे हैं। तो ये एक शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। बाकी सब तो जो पेपर लीक है और चीज है वो तो सब व्यवस्था का पार्ट है, वो देखना होगा वहां पर उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। उसके लिए भी एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी खामी नहीं है जिससे पेपर लीक हो रहा है। दूसरी अगली चीज हमें देखनी है कि मॉरल वैल्यूज क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम बच्चों को, कि पढ़ा तो दिया, कुछ बना तो दिया, लेकिन उसके बाद भी वो रिश्वत लेता पकड़ा जा रहा है। हाँ, रिश्वत के केसेस सामने आ रहे हैं। और अपने बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति अवेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? आज भी 1,59,00,000 बच्चे किसी न किसी का नशा करते हैं, किसी तरह का नशा करते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी, तो वो क्यों नहीं रोक लग रही है? तो बहुत सारी चीजें स्कूल टाइम से शुरू हो रही है बच्चों के अंदर, वो चीजों पे हम रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? बच्चों के अंदर सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यानी हमारी गवर्नमेंट को भी जागना होगा। डेफिनेटली सर। ओके, अगर कल से पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम आपके हाथ में आ जाए, तो आपको स्कूलों का पूरा सिलेबस चेंज करने का मौका मिल जाए, तो ऐसे कौन सी 3 चीजें आप हटाएंगे सिलेबस में से और कौन सी 3 चीजें जोड़ेंगे? जो आपने जोड़ने की बात कही, तो एक तो मैं उसमें लीगल एजुकेशन जोड़ूंगा कि हर बच्चे को पता लगना चाहिए कि क्या कानून है और क्या कानून तोड़ने से क्या सजा मिल सकती है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को उसमें जोड़ूंगा। मोरल एजुकेशन उसके अंदर जोड़ूंगा। ऐसे चरित्र उनके अंदर पढ़ाए जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, उनके ऊपर डेप्थ में एनालिसिस पढ़ाई जाएगी, ना कि केवल एक जीवनी उनको पढ़ा दी। वाकई उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, उसकी मूवीज उनको दिखाना, मोटिवेशनल उनको वीडियोस दिखाना, क्योंकि हमें उसके साथ अपग्रेड होना होगा। तीसरी चीज सेक्स एजुकेशन में उसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा कि आज बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो किस चीज के लिए हैं, कब यूज करने हैं, कब नहीं यूज करने हैं। वो किसी भी चीज को गलतफहमी में आकर रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, और अपने पूरे भविष्य को, मैरिटल लाइफ को, एकेडमिक लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को खत्म कर रहे हैं। और जो चीज मैं हटाऊंगा सिलेबस में से, वो ये हमारी गुलामी की कहानियां मैं हटाऊंगा, जो आज भी हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि भारत एक टाइम पर गुलाम हुआ करता था, अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, जिसके कारण हम अंग्रेजों को ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं। इसीलिए हमारा उनके ऊपर एक इंक्लिनेशन रहता है कि अच्छा, अंग्रेज हमसे बढ़िया थे जो हमारे ऊपर राज करे, हम तो मूर्ख हैं, हम तो गुलाम थे। आज भी गुलामी हमारे दिमाग से नहीं निकल रही है। अगली चीज जो मैं उनमें से हटाऊंगा, वो ऐसी चीजें जो आज अपडेट हो चुकी हैं, जिनके रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, जो लेटेस्ट नॉलेज आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, आज भी हम बच्चों को आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो ये 2 चीजें हटाने की जरूरत है, गुलामी एंड आउटडेटेड जो भी आज हम पुरानी चीजें पढ़ाई जा रहे हैं, पुरानी मशीनें पढ़ाई जा रहे हैं शुरू से ही, वो बदलने की जरूरत है। और लीगल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन जोड़ने की जरूरत है। ओके सर, ठीक है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, इनमें से क्या बेटर है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूंगा। देखो मेरी मैरिज ही नहीं हुई है, इसीलिए मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कैसे ही बता पाऊंगी, तो कोई भी मैरिज नहीं हुई है। लेकिन अगर बात करें तो लव मैरिज का डिवोर्स रेट हमारे भारत में 20 से 30% है और अरेंज मैरिज का डिवोर्स रेट 1% है।
अरेंज मैरिज आज भी बढ़िया विकल्प है, क्योंकि उसमें आप सोच समझकर फैसला लेते हैं, आप पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है। लव मैरिज एक हद तक तो अच्छी लगती है कि जी मैं इसके साथ 7 जन्मों के कसमें खा रही हूँ, मैंने तो इसको चुन लिया, लेकिन वो फैसला अक्सर गलत ही निकलता है, क्योंकि बहुत कम एज में ले लेते हैं आप फैसला, वो भी कुछ नहीं बना होता, आप भी कुछ नहीं बनी होती, तो जब असलियत सामने आती है तो फिर आप उनको डिवोर्स लेते फिरते हैं, हाय तेरे पास तो कुछ नहीं आए, तो कुछ नहीं बना हुआ। तो ये लव मैरिज फेलियर होने के कारण इसलिए, लव मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन लव किस स्टेज पे आपने किया, किस एज में आपने उस चीज को करियर में सेटल होने के बाद, आपने मैच्योर होने के बाद लव किया, या आपने इमेच्योर वाला लव है, निब्बा निब्बी जिसको बोलते हैं। राइट सर, बिल्कुल सही कहा, नहीं सही कहा। तो वो चीज देखने वाली बात होती है जी। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू। सो अब एक रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं, आप इसके क्विक आंसर दीजिएगा प्लीज। जेन ज़ी के पास फ्रीडम ज्यादा है या डायरेक्शन कम? दोनों ही नहीं है ना, जेन ज़ी के पास फ्रीडम है ना डायरेक्शन। ओके, प्यार में एज ज्यादा जरूरी होती है या अंडरस्टैंडिंग? दोनों ही जरूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और एज भी मायने रखती है। अगर ज्यादा एज गैप होगा तो बायोलॉजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स आ। ओके सर। मोबाइल बच्चों को स्मार्ट बना रहा है या फिर चाइल्डहुड छीन रहा है? मोबाइल बच्चों को स्टूपिड बना रहा है और या ओवर स्मार्ट बना रहा है। बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलने लगे हैं, छुपाने लगे हैं, पासवर्ड लगाने लगे हैं अपने मोबाइल्स पे, और उनको तो दूसरी आपने बात कही कि इनको चाइल्डहुड उनका बचपन लिया है ऑब्वियसली। हाँ, वो तो बच्चों से भी, बच्चों के बाप हो गए हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पेरेंट्स के बाप हो गए हैं बच्चे आज। जी, आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को डिग्री होल्डर बना रहा है या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना रहा है। डिग्री होने के बावजूद भी अगर हमारा बच्चा सड़क पर नंगा घूम रहा है, गालियां दे रहा है, तो दैट मींस हमारी डिग्रियां किसी काम की नहीं रह गई, अगर वो रिश्वत ले रहा है डिग्री लेकर भी। जी। अगर रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ करेक्टर कार्ड भी मिले तो क्या एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? ये व्यवस्था पहले से भी है, करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है स्कूल से, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी के भी करेक्टर को डिसाइड करने की पावर हम किसी को नहीं दे सकते, और करेक्टर हमेशा एक सा नहीं रहता, स्थितियां और टाइम हमेशा बदल देती हैं उसको। राइट सर। डिग्री या लाइफ स्किल्स, पहले किसे चुनेंगे आप? लाइफ स्किल्स। ओके। स्कूल का सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? वहाँ एजुकेशन मिलनी चाहिए। राइट सर। डिसिप्लिन सिखाया जाता है या सीखा जाता है? डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कोई डिसिप्लिन होगा आपके सामने तो बच्चा अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा। ओके। पेरेंट्स या टीचर्स, बच्चे पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? पेरेंट्स। इवन पैदा होने से पहले ही जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम से ही उसका इफेक्ट पड़ने लग जाता है पेरेंट्स का उसके ऊपर। जी। कंसेंट की शिक्षा किस उम्र में शुरू होनी चाहिए? वो उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि कंसेंट हमें 12 से 15 साल की उम्र में बच्चे को सिखाना चाहिए कि उसकी हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं। जी सर। मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट बनना चाहिए? डेफिनेटली बनना चाहिए। आज से 15 से 20% ऑफ अवर इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस दैट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। ओके सर। टॉपर बनना जरूरी है या अच्छा इंसान? अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर टॉपर बन के भी आपने आईएएस बन के रिश्वत लेनी है फिर क्या फायदा? राइट सर। आईक्यू या ईक्यू सक्सेस किससे मिलती है? सक्सेस मिलती है आपको आईक्यू प्लस ईक्यू, बट वो दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। ओके। होमवर्क कम होना चाहिए? बच्चों का भी और हाउसवाइफ का भी, दोनों का ही होमवर्क कम होना चाहिए। थैंक यू। मोबाइल बैन या मोबाइल एजुकेशन? मोबाइल बैन। ओके। पनिशमेंट या काउंसलिंग, क्या ज्यादा इफेक्टिव है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके सर। करेक्टर बिल्डिंग की शुरुआत घर से होती है या स्कूल से? ऑब्वियसली घर से होती है। ओके। एआई बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? थ्रेट। ओके। पेरेंट्स दोस्त बने या सिर्फ पेरेंट्स? एक एज तक पेरेंट्स बने, 18 के बाद उनके दोस्त बने। ओके। एग्जाम नॉलेज टेस्ट करते हैं या मेमोरी? एग्जाम सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। असली जो आपका टेस्ट है वो तो आपकी लाइफ लेती है। राइट सर। अगली जो आपका असली जो एग्जाम है आपका, वो तो आपकी जिंदगी है। बिल्कुल सही कहा सर। एक ऐसी चीज जो हर बच्चे को 18 साल से पहले जरूर सीखनी चाहिए, कोई ऐसी चीज? सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। आज के एजुकेशन सिस्टम को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टोटल फेलियर। ओके। भारत के स्कूलों की सबसे बड़ी कमी क्या है? अपनी गलती ना स्वीकार करना। पेरेंट्स की सबसे बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक क्या है? वो खुद कभी अच्छे बच्चे नहीं बने तो वो अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं? ओके, बहुत कमेंट्स आएंगे इस पर। एक आदत जो हर स्टूडेंट को सक्सेस दिला सकती है? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। राइट। करियर फर्स्ट और रिलेशनशिप? Career obviously, because relationship will follow your career. Right sir. Trust की one line definition? Always trust yourself. Respect की one line definition? Always respect yourself. Right. One message for every girl? Be safe. And one message for every boy?
मेक एवरी गर्ल सेफ। राइट बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। आज पूरे देश के यंगस्टर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स को आप क्या मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? जब सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज समझ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट समझ जाएंगे, एक टीचर समझ जाएगा कि उसे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पेरेंट समझ जाएगा कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जरूरी है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जरूरी है, परमिसिव पेरेंटिंग जरूरी है या नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग जरूरी है, उसमें से आपको ऑथोरिटेरियन नहीं बल्कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग वहां पर आपको जरूरी है। जिस दिन ये चीज समझ जाएंगे, आज हो रहा है परमिसिव पेरेंटिंग, तो जो आपने परमिसिव पेरेंटिंग, आपने बच्चा और बच्ची को राजा बना दिया है, बेटी को पापा की परी बना लिया है, वो पापा की परी जब एक एज क्रॉस कर लेती है 18 की, तो वो सड़कों पर उड़ती घूमती है, और जो बेटा जो घर का राजा बनता है वो सड़कों पर किसी को उड़ाता हुआ चलता है अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से। तो जिस दिन पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे, जिस दिन टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे, और जिस दिन बच्चे ये समझ जाएंगे कि उनको सही टाइम पर क्या चीज करनी है, रिलेशनशिप कब बनाने हैं, शादी कब करनी है, पढ़ाई कब करनी है, कंप्यूटर कितना यूज करना है, मोबाइल कितना यूज करना है, तो हर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी समझ जाएगा तो उस दिन एक सक्सेसफुल सोसाइटी जरूर बन जाएगी। राइट सर, राइट। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश में टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। 14416 ये टोल फ्री नंबर है। अगर किसी बच्चे के अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, सुसाइडल उसके अंदर टेंडेंसीज हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस नंबर पे कॉल करके आपको काउंसलर का ओपिनियन और साइकेट्रिक ओपिनियन जरूर मिलेगा। आपकी इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा, ऑडियो और वीडियो दोनों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको गाइड किया जाएगा। अगर ये टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एनआईटी कैंपस में लगा होता है, एनआईटी यूनिवर्सिटी में लगा होता है, एनआईटी कैंपस में, तो हमारे वो 4 बच्चे जान से हाथ धोने से बच जाते हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली, और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। और सभी जेनजी और सभी पूरी सोसाइटी अच्छे से अपनी सोसाइटी को गाइड करें और आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने सेंसिटिव टॉपिक पर इतनी डीप नॉलेज दी। आई एम श्योर आज का एपिसोड हमारे सारे सभी यंगस्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वैल्यूएबल नॉलेज। मनीषा जी, आपने भी मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया, मेरे को भी टाइम दिया, मुझे इस लायक समझा कि मेरी पॉडकास्ट की जा सकती है, और आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल खूब ग्रो करे, और आपकी ये लंबी पॉडकास्ट जो कह रहे हैं काफी हो गई है, ये सक्सेसफुल रहे, इसकी समाज इससे कुछ सीखे, यही मंगल कामना मैं करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम श्योर आज का एपिसोड हमारी ऑडियंस को, स्पेशली यंगस्टर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल रहा होगा। सो प्लीज जितना हो सके वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री रहता है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है, ताकि इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट हम आप सभी के लिए लेकर आते रहे। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में ऐसी स्पेशल गेस्ट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।